पहला है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता को समुचित शब्दावली में कैसे परिभाषित करें। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि एक ही वाक्य में डिफाइन कीजिए, अपनी तथा अन्य व्यक्तियों की मनःस्थितियों को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता को भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। यही समुचित शब्दावली है, इसी में लिखिए आराम से, ठीक है। इसी वाक्य को लिखेंगे तो पर्याप्त डेफिनेशन हो जाएगी। व्हाट इज सप्लीमेंट्री चार्जशीट? चार्जशीट का मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी केस में गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी उसकी चल रही है, तो पुलिस सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अदालत में सबसे पहले तो पुलिस अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना होता है। अगर कोर्ट परमिशन दे तो उसके बाद जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी मिलती है। उसमें पुलिस कस्टडी का मोटा मोटा मतलब पुलिस थाने में रखना, जुडिशियल कस्टडी का मतलब है कि जज के आदेश पर जेल में रखना उसको, और उस पर इन्वेस्टिगेशन होता रहेगा। अंडर ट्रायल बोलते हैं ऐसे लोगों को जिन पर केस चल रहा है। नियम यह है सीआरपीसी के तहत सामान्यतः कि यदि किसी को गिरफ्तार किया गया है तो 90 दिन के अंदर अंदर उसके खिलाफ चार्जशीट दायर होनी चाहिए। चार्जशीट का मतलब पुलिस अधिकारी द्वारा वो डॉक्यूमेंट अदालत में प्रस्तुत करना कि इस व्यक्ति के विरुद्ध क्या क्या चार्जेस लगाए गए हैं और उन चार्जेस के पक्ष में कौन कौन से प्रमाण हमारे पास हैं। उस चार्जशीट के बेस पर केस आगे बढ़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोसीजर के दौरान कुछ नए चार्जेस सामने आते हैं कि कुछ चीजें छूट गई थी, उस केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट आती है कि कुछ चीजें और जोड़नी है मेन चार्जशीट में, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री चार्जशीट। इसके बाद सांविधिक विधि और अधिनियम क्या एक ही बात है? यदि नहीं तो इसमें अंतर क्या? देखो, सांविधिक विधि क्या है? अनुवाद का मामला है सिर्फ। एक है संवैधानिक विधि या संवैधानिक विधि जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक है स्टैट्यूटरी लॉ। स्टैट्यूट का मतलब है कोई एक्ट जो पार्लियामेंट से या राज्य विधानमंडल से पास हुआ हो। स्टैट्यूटरी लॉ या स्टैट्यूट का हिंदी अनुवाद कुछ लोग बोलते हैं सांविधिक विधि और कुछ बोलते हैं सामान्य रूप से विधि। अभी सिर्फ अनुवाद की समस्या है, तो जब भी आप कहीं पढ़े तो ध्यान से देख लें कि स्टैट्यूटरी लॉ लिखा है या नहीं। जैसे ये बात किसी ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, तो ये क्या है? स्टैट्यूटरी लॉ है, स्टैट्यूट है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने वाला जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। बाकी किसी भी एक्ट में अगर अमेंडमेंट हो रहा है तो वो स्टैट्यूट में अमेंडमेंट है, और स्टैट्यूट में अमेंडमेंट करने वाला कानून भी स्टैट्यूटरी लॉ ही होता है, उसी से अमेंडमेंट उसमें हो सकता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कुछ ऐसे उदाहरण बताएं जो हम प्रयोग करने के बारे में सोचते हैं परंतु कर नहीं पाते। बताइए भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कुछ उदाहरण कि आप चाहते हैं कि उनका प्रयोग कर लें लेकिन कर नहीं पाते। दो सेंस में हो सकता है। एक, कोई ऐसी सेंस कि कुछ बुरा भाव मन में आया, आपको लगा कि कर लूं, फिर लगा नहीं वो ठीक नहीं होगा, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, आप करना चाहते हैं किंतु आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही या संकोच हो गया, इस वजह से आप नहीं कर पा रहे। इनमें से कुछ हो सकता है। जैसे आप कह सकते हैं कि मेरे पिताजी बहुत क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति हैं, मैं कभी कभी सोचता या सोचती हूँ कि उन पर उसका इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे उनका स्वभाव बदलूं, पर साहस नहीं हो पाता। याद आ जाता है बचपन अपना कि अगर एक बार इनको पता लगे कि प्रयोग कर रहा हूं इनके ऊपर तो जो मेरे ऊपर दुष्प्रयोग होंगे उसके बाद, तो वो सोच की हिम्मत नहीं पड़ती है। ऐसा कुछ पेरेंट्स को लेके, दोस्तों को लेके। जैसे मेरा एक मित्र है जो एक मुद्दे पर सांप्रदायिक विचार रखता है, यदि मैं उसको समझाने का प्रयास करना चाहूँ तो खतरा यह है कि वो दोस्ती तोड़ सकता है, और मैं दोस्ती की कीमत पर उसको समझाने की हिम्मत कई बार सोचता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स। ऐसे प्रश्नों में ना ये देखना होता है कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है। इंटरव्यू में भी यही काम आएगा कि तुरंत कोई सिचुएशन में आप एग्जाम्पल सोच पाए या नहीं सोच पाए, ठीक है। मैकॉले ने जो आईपीसी बनाई वर्ण व्यवस्था के हिसाब से बराबर कर दिया, बहुत अच्छी बात है, शानदार बात है, किंतु उसमें श्वेत अश्वेत के आधार पर भेदभाव था जिसमें सभी भारतीय आते थे, यह कहा था कुछ था। मुझे पता नहीं कि आईपीसी में कोई ऐसा कानून अश्वेतों के विरुद्ध था या नहीं था क्या ऐसा कोई कानून? 1860 की आईपीसी में क्या कोई ऐसा कानून था जो अश्वेतों के खिलाफ था? मेरी जानकारी में नहीं। अगर था तो गलत बात है, इसमें क्या सोचना है। आप किसी पुस्तक का समर्थन एक बेस पे करेंगे, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर बेस पे कर देंगे। एक पुस्तक वर्ण व्यवस्था के अंतरों को समाप्त करते हुए नस्ल भेद के अंतर को बनाए रख सकती है, तो आप क्या बोलेंगे? इस बात पे तारीफ करेंगे कि वर्ण व्यवस्था का अंतर समाप्त हो गया, इस बात के लिए आलोचना करेंगे कि नस्ल भेद समाप्त नहीं हो पाया। ऐसे बोलेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? जब ये कहा जाता है कि विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून जनता या व्यक्तियों द्वारा ही बनाया गया है क्योंकि विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव जनता नहीं किया है, परंतु सर सभी व्यक्तियों ने तो उसे नहीं चुना है, बहुसंख्यक मतदाता उसके विपक्ष में अन्य व्यक्तियों को भी चुना है, बस संयोगवश कोई कुछ मतों से विजयी हो गया। भाई कुल मिला के लोकतंत्र का नियम हमारे यहाँ जो चलता है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का सिंपल मतलब है कि जिसको अधिकतम लोगों ने वोट दिया वो चुना गया। अब अधिकतम लोगों ने चुना, मैंने नहीं चुना था, तब भी अधिकतम लोगों ने चुना। अधिकतम लोगों को भी अपने हित की पहचान होगी ही, जैसे मुझे हित की पहचान है। तो क्योंकि अधिकतम लोगों ने उसको चुना, इसलिए ये मान लेने में कोई हर्ज नहीं है कि सामान्यतः उसका निर्णय हमारे जनमत के निर्णय को रिप्रेजेंट करता है। ये केवल प्रिजम्पशन है। जब एक शब्द नोट कर लीजिए इस मामले में, किसने पूछा कि विरोध करना है कि नहीं करना है, तो एक शब्द लास्की ने इस्तेमाल किया है, मोरल एडिक्वेसी। इसको हिंदी में कहते हैं नैतिक पर्याप्तता। जब भी ऐसा मसला है ना, लास्की को कोट कीजिए। लास्की की एक पुस्तक है जिसका हिंदी अनुवाद है आज्ञा पालन के खतरे। आप अंग्रेजी में देखिए, द रिस्क ऑफ ओबीडियंस नाम से कोई किताब है क्या? हिंदी में उसका अनुवाद आता है आज्ञा पालन के खतरे। अंग्रेजी में ऐसा ही कुछ होगा, द रिस्क ऑफ ओबीडियंस, लेकिन एक बार चेक कर लीजिए क्या नाम है इसका, ऐसा ही कुछ नाम होगा। तो हेराल्ड जे लास्की ने अपनी पुस्तक आज्ञा पालन के खतरे में एक बड़ी अच्छी बात कही है, और वो ये बात कही है कि मुझे अपने राज्य का समर्थन सामान्यतः करना चाहिए। ये मैं समझता हूं क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता की इच्छा से ही राज्य बना है, सरकार बनी है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसका, यही नाम है द रिस्क, हाँ द रिस्क ऑफ ओबीडियंस, आप नोट कर लें।
रिस्क है या रिस्क है, मतलब एक वचन में है। द रिस्क ऑफ ओबीडियंस, ये पुस्तक का नाम है। तो लास्की ने अपनी पुस्तक लिखी द रिस्क ऑफ ओबीडियंस, उसमें बड़ी अच्छी बात कही कि सामान्यतः मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने राज्य की बात मानूं, किंतु मैं अपने राज्य की बात वहीं तक मानूंगा जहां तक राज्य मुझे मॉरल एडिक्वेसी प्रदान करेगा, नैतिक पर्याप्तता प्रदान करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं राज्य का सम्मान तभी तक करूंगा जब तक राज्य मुझे नैतिक बने रहने की छूट देगा। अगर राज्य ने ऐसा माहौल बना दिया कि चुप रहना अनैतिक हो जाने के बराबर है, तो मैं चुप नहीं रहूंगा, फिर मैं राज्य का विरोध करूंगा। इसलिए कभी कभी डिसेंट की आवाज बुलंद करना, विरोध की आवाज बुलंद करना नैतिक होने के लिए आवश्यक हो जाता है। तो अगर राज्य नैतिक रूप से ठीक है तो मैं समर्थन करूंगा, लेकिन अगर नैतिक रूप से वो ऐसी स्थितियां पैदा कर दे कि स्वीकार न किया जा सके तो विरोध करेंगे उसके, इसमें क्या परेशानी है। अक्सर कहा जाता है कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना था, न कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में बना है। इसमें सही स्टैंड क्या है? आपको क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान धर्म के बेस पर अलग हुए थे या पाकिस्तान धर्म के आधार पर भारत से अलग हुआ था? इन दोनों वाक्यों का अंतर समझ रहे हैं ना? भारत और पाकिस्तान धर्म के मुद्दे पर अलग अलग हुए थे, ये वाक्य ठीक नहीं। पाकिस्तान धर्म के मुद्दे पर भारत से अलग हुआ था, ये बात सही है। और भारत ने उस समय तय किया था कि हम सेकुलर होंगे, धर्मनिरपेक्ष होंगे, ठीक है। आपको लगता है कि भारत की ऐतिहासिक गलती थी या भारत ने ठीक किया था? कुछ लोगों को आजकल एक ठीक ठाक धड़ा ऐसा मानता है कि वो ऐतिहासिक गलती थी, होना ये चाहिए था कि मुसलमान वहां जाते, हिंदू यहाँ रहते, आराम से ठाठ से रहते, हिंदू राष्ट्र होता, वो मुसलमान राष्ट्र होता। पर उसमें मजा नहीं है। जिस समाज में डाइवर्सिटी ना होना, उस समाज में रहने में मजा नहीं है। डाइवर्सिटी वाले समाज में होना अपने आप में एक सौभाग्य है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हाँ बोलो भाई। व्यावहारिक रूप में राजनीति और नैतिकता साथ साथ चल सकते हैं या नहीं? देखो एक चीज बताई थी बहुत पहले आपको, ये क्या होता है बताओ जल्दी से। ये क्या है? कॉन्टिन्यूम। अगर आप चाहते हैं कि राजनीति और नैतिकता 100% साथ साथ चलें तो शायद संभव ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नथिंग और एवरीथिंग। राजनीति में 100% नैतिकता ना हो तो 90 तो हो ही सकती है, 80 तो हो ही सकती है, 70 तो हो ही सकती है। तो जितनी ज्यादा नैतिकता के साथ राजनीति चल सके उतना बेहतर। इसमें समस्या क्या है? और आप कहिए कि हाँ इतना अंधेरा भी नहीं दुनिया में, ऐसे कुछ राजनेता होंगे ही, जैसे महात्मा गांधी हैं, या अगर आप थोड़ा और उस समय देखें पटेल उस समय हैं। नेहरू को लेकर तो आजकल मतभेद ज्यादा है कि नेहरू ठीक इंसान नहीं थे। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि नेहरू भी अच्छे राजनेता थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उसमें। अटल बिहारी वाजपेयी को आप मान सकते हैं। इन लोगों ने सामान्यतः राजनीति में नैतिकता को साथ लेकर यात्रा की है। नीतीश कुमार हैं, जॉर्ज फर्नांडिस थे, इनको भी लेकर छवि तो अच्छी है ही आमतौर पर। मनमोहन सिंह को ले लीजिए ना, मनमोहन सिंह के व्यक्तिगत चरित्र पर कोई दाग हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं। ये जरूर है कि दबाव में हो सकता है कुछ गलत निर्णय कर बैठे हों, पर जनरली बाई इंटेंशन गलत काम किए होंगे ऐसा तो नहीं मानते उनके बारे में। इसका मतलब है कि राजनीति में कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो सामान्यतः नैतिक रहने का प्रयास करें और कुछ अपवादों को छोड़कर नैतिक तरीके से ही राजनीतिक जीवन जिए। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? मानने में क्या हर्ज है? मान लीजिए उस चीज को। किसी अधिनियम का विरोध जो भारतीय संसद ने बनाया है, क्या उसका विरोध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल नहीं करता? देखो इसमें एक बात को ध्यान से समझो। पहली बात तो जिस बच्चे ने लिख के भेजा ना है उसने ऐसे लिखा है, इससे भारत की छवि ज्यादा धूमिल हो रही है ना, उससे उतनी नहीं होती है, इससे ज्यादा हो रही है। तो सबसे पहली बात तो इसको ऐसे लिखना है, ठीक है, धूमिल, धू मिल, तो इसका मतलब ये है धूल में मिल जाना, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब सोचिए अपने देश के बारे में, भारत की संसद ने कानून बनाया, कानून गलत है, जनता ने विरोध नहीं किया, इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत राज्य की छवि ठीक बनी रही और जनता ने विरोध किया। जो जनता गलत कानून का विरोध नहीं करेगी उसकी अपनी छवि का क्या होगा? छवि केवल देश की सरकार की होती है या देश के नागरिकों की भी होती है? एक जिंदा देश के नागरिक अपने सरकार के गलत कदमों का विरोध करते हैं, ये नागरिकों की अपनी छवि का सवाल भी तो है। गलत कानून का विरोध नहीं करेंगे तो देश की सरकार की छवि बेशक अच्छी बन जाए, देश की जनता की छवि खराब हो जाएगी कि ये एकदम ऐसे लोगों का देश है जहां विरोध करने की हिम्मत लोगों में नहीं है, मरे हुए लोगों का, मुर्दा लोगों का देश है। क्या वो छवि चाहते हैं? इसे देश की छवि इस बात से भी बनती है कि देश के लोग गलत चीज का विरोध करने के लिए सक्रिय होते हैं। अगर सिविल सर्वेंट सरकारी संपत्ति का उपयोग अपने हित के लिए नहीं करता तो उसके साथ रहने वाले बीवी बच्चों की सुरक्षा तथा उनके लिए उपलब्ध संसाधनों का दायित्व किसका होगा? इसमें दो दिक्कतें हैं। पहला, इसमें यह मान के चला जा रहा है कि सिविल सर्वेंट पुरुष ही होता है, क्योंकि बीवी बच्चों की बात की गई है, उसके पति और बच्चे भी हो सकते हैं। तो आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि सिविल सर्वेंट की बीवी ही होगी? पति भी तो हो सकता है उसका। तो दूसरा ये है, अगर सिविल सर्वेंट सरकारी साधनों का प्रयोग नहीं करता है तो उसके पास एक चीज होती है वेतन, सैलरी, जो उसके अकाउंट में आती है हर महीने। हाँ, जो उसको घर मिलता है उसमें अंडरस्टूड है कि उसका पति पत्नी बच्चे साथ में रहेंगे, उनके अलग घर नहीं होता उनके लिए, उसी घर में रहते हैं वो लोग, ठीक है। और टेलीफोन का जो बिल है वो सरकार पे करती है, उसमें अंडरस्टूड होता है कि उसमें घर के लोग भी फोन करेंगे, वो सब अंडरस्टूड है। हमकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसमें शामिल है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं आगे, चलो जल्दी से बढ़ो। टॉपिक नंबर 6 आज लगभग खत्म हो जाएगा, कल तो हो जाएगा, कल हम इसके प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे और फिर आएगा टॉपिक नंबर 7। लेकिन मेरा मन कर रहा है 6 के बाद 8 ले आऊं सीधा। 8 क्या है पता ना? केस स्टडीज, क्योंकि आपकी जो केस स्टडीज आती है उनमें से कम 70% टॉपिक नंबर 6 से आती है। तो टॉपिक नंबर 6 को पढ़ने के एकदम बाद केस स्टडीज पे आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, कुछ समझने का है नहीं उसमें, कॉमन सेंस होती है बेसिकली। कई लोग केस स्टडीज पे 20 क्लासें रहते हैं, केस स्टडीज में एक ही चीज काम आती है, कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस है तो है,
तो नहीं है तो नहीं है, इसमें कोई क्या सिखा देगा। केवल 2-4 फार्मूले समझा सकते हैं, 2-4 ट्रिक समझा सकते हैं, उसी का प्रयोग करना है। उसी में लोग बोलते हैं कि अच्छा, कई बच्चे पता कैसे बोलते हैं कि सर केस स्टडी 125 नंबर की आती है, उसमें सिर्फ 3 क्लास लेंगे आप। फिर मैं बोलता हूँ निबंध 250 नंबर का आता है, उस पर केवल 10 क्लास होती है। और इतिहास मुख्य परीक्षा में 75 नंबर का आता है, उस पर 220 घंटे की क्लास होती है, 90 क्लास होती है उस पर। तो क्लास कितनी होंगी, इसका संबंध कितने अंकों का आएगा, इससे नहीं होता है। इसका संबंध पाठ्यक्रम के लंबाई, चौड़ाई, गहराई, आयतन से होता है। अब केस स्टडीज को समझने में अगर 2 दिन काफी है, तो सिर्फ इस भाव से 10 दिन लगाना उस पर कि नहीं 150 नंबर का आता है, तो मीनिंग छोड़ना उस बात का। और केस स्टडी सॉल्व करने का जो बेसिक चाहिए आपको नॉलेज, वो सारी इन टॉपिक्स में आ गई आपके पास, 1, 2, 3, 4, 6 टॉपिक्स में। तो अलग से उसमें क्या पढ़ने का बचेगा। और केस स्टडीज में वो सब आएगा, इधर माँ, इधर कुड बी, वुड बी, वाइफ, मिट्टी का तेल और लाइटर लेके खड़ी है। देखो कानून हो गया था, अब मामला बचेगा अंतरात्मा का। और कानून को लेकर बस एक चलते चलते बात कर ले कि एक चीज है लॉ, एक है रूल्स, एक है रेगुलेशंस। ऐसा सवाल कोई पूछेगा तो नहीं, लेकिन अगर पूछ ले कि इन तीनों में क्या समानताएं और अंतर हैं, तो 2-3 अंतर आपको पता होने चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि रूल्स और रेगुलेशंस में क्या अंतर है, मैंने इस पर खूब रिसर्च की, खूब किताबें, खूब डिक्शनरी, खूब इंटरनेट करके देख लिया, जवाब भी मिल जाता है। और जवाब एक साइड पे जो मिलता है, दूसरी तो उससे विरोधी मिल जाता है, तो कुल मिलाकर सार बचता नहीं। तो फिर मुझसे जब कोई पूछता है कि सर रूल्स और रेगुलेशंस में क्या अंतर, मैं कहता हूँ कि देखो, रूल्स वो हैं जिनके ऊपर रूल्स लिखा हुआ है, और रेगुलेशंस वो हैं जिनके हेडिंग में रेगुलेशंस लिखा हुआ है। बेसिक अंतर तो ये है, और कोई अंतर नहीं है। कोई ऐसा अंतर जो दूध का दूध पानी का पानी कर दे, मेरे पास नहीं है। निरीक्षित अंतर उसमें नहीं है। जनरली रूल्स की वेटेज रेगुलेशन से ज्यादा होती है, और रूल्स की धौंस ज्यादा होती है, रेगुलेशन की धौंस थोड़ी कम होती है। रूल्स में नियंत्रण का भाव, कठोरता का भाव थोड़ा सा ज्यादा होता है, रेगुलेशंस में उसकी तुलना में थोड़ा सा कम होता है। ये भी कहते हैं कि कानून की व्याख्या के लिए रूल्स बनते हैं और रूल्स की व्याख्या के लिए रेगुलेशंस बनते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी दिखता है। तो सामान्य मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात, अभी लॉ को हटा के देखिए, इन दोनों को मिला के जो बोलते हैं वो बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अगर बात हो रही हो सरकार की, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए हिंदी शब्द होता है प्रत्यायोजित विधायन। इस पर यूपीएससी ने पूरा बड़ा सवाल पूछा था जीएस में कि ये क्या होता है। कोई आपसे पूछे ये क्या होता है, सिंपल सा बताइएगा कि विधायी कार्य करना सामान्यतः विधायिका का काम है। तो विधायिका तो ये काम करती ही है, और विधायिका ये काम करने के लिए क्या करती है, कानून बनाती है। कानून का मतलब स्टैट्यूट, यानी कि एक्ट पारित करती है। विधायिका 12 महीने हो नहीं सकती एक्टिव, क्योंकि हमारे देश में जो विधायक होते हैं या सांसद होते हैं, उनका काम केवल कानून बनाना नहीं है, उनका काम अपने क्षेत्रों में रहना भी है, विकास कार्यों को देखना भी है। क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का ही हिस्सा हमारे देश में है, संसदीय शासन में, इसलिए विधायक सिर्फ विधायक नहीं होते, सिर्फ विधान नहीं बनाते, वो कार्यपालिका के काम भी देखते हैं। इसलिए अपने इलाके में विकास कार्य देखना, लोगों की समस्याएं सुनना, इसलिए वो अपने क्षेत्र में बिजी रहते हैं। और साल में 3 बार या कभी कभी 1 आध बार एक्स्ट्रा सेशन में आते हैं पार्लियामेंट में, तब बनाते हैं कानून। कानून की समस्या क्या है कि कितनी भी समझदारी से बना लिया जाए, उसमें कुछ ना कुछ व्यावहारिक दिक्कतें आती हैं, जो तब सामने आती हैं जिस समय उसको इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। और जैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कोई ना कोई ऐसी बाधा आ जाएगी जो पहले सोची नहीं गई होगी। आप कितना भी सोच के बना लीजिए कानून, कुछ ना कुछ बातें सामने आती हैं। उसके बाद आप अपने हॉस्टल में, अपने रूम में ही बनाइए कानून आज रात को कोई, फिर देखिए उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं बाद में। जैसे बर्तन धोने का बना लीजिए कानून की, किस दिन कौन बर्तन धोएगा। कितना भी साफ सुथरा बनाइए कानून, 5 दिन के अंदर कम से कम 20 परंतु उसमें लगाने पड़ेंगे। परंतु यदि ऐसा होता है तो इसका अर्थ यह लिया जाएगा, और यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि ऐसा हो गया तो इसका अर्थ यह लिया जाएगा। कानून सिंपल बनेगा कि 4 रूममेट्स हैं, प्रतिदिन एक की ड्यूटी लगेगी, संडे ऑफ रहेगा। तो मंडे ए, ट्यूसडे बी, वेडनेसडे सी और थर्सडे डी हो गया, फ्राइडे को हो गया ए। अब पहली बार क्या होगा, एक दिन एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, कानून में लिखा ही नहीं कुछ। फिर चारों बैठेंगे विधायक, संशोधन होगा, और क्योंकि विधायक 4 ही है तो चारों बैठ जाएंगे, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम संशोधन संविधान में होगा, यदि किसी दिन किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ तो उससे अगले व्यक्ति की ड्यूटी आ जाएगी। अब अगली बार क्या हुआ कि किसी का मन नहीं कर रहा, उसने उस दिन कहा कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, संशोधन क्रमांक 2, यदि कोई कहता है कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, तो जब तक सरकारी डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक स्वास्थ्य खराब नहीं माना जाएगा। ऐसे बनते रूल्स, क्योंकि लोग इतने दुर्फंदी टाइप के होते हैं। ये शब्द सुना है दुर्फंदी, इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ पंगा डालेंगे ही डालेंगे उसमें। आप बनाएंगे कानून, उसमें कुछ ना कुछ ढूंढेंगे कैसे फायदा उठाऊं। अब मान लो किसी को 6 दिन बाद जाना ही है हमेशा के लिए, बीच में 1 दिन बर्तन धोने, तो उसे बीमार पड़ गया, और 6 दिन के बाद जाना ही है उसको, उसे मिसयूज कर लिया। फिर आप कहेंगे परंतु नंबर 2, यदि किसी व्यक्ति को अगली ड्यूटी आने से पहले शहर छोड़ना है और उससे पिछली ड्यूटी के दिन स्वास्थ्य खराब होता है, तो स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद वो बर्तन धोएगा। आप मेरा भाव समझ गए कि कानून कैसे बनता है, रूल्स कैसे बनते हैं, रेगुलेशंस कैसे बनते हैं, ये होता है प्रोसेस। और इसलिए विधायिका एक बार कानून पास करती है, उसके बाद रोज वो नहीं बैठ सकती, तो वो कार्यपालिका को आदेश देती है। उसी एक्ट में लिखा होता है, शक्ति एक्ट से ही आ रही है, और एक्ट में लिखा होता है कि इस कानून के तहत, जो लॉ है या एक्ट है, उसके तहत रूल्स और रेगुलेशंस बनाने की शक्ति कार्यपालिका के पास होगी। ये मैंने आपसे कल भी कहा था, आज आप इसकी वजह समझ पा रहे होंगे कि जो व्यावहारिक समस्याएं आती हैं, उन व्यावहारिक समस्याओं के तुरंत निपटान के लिए ये शक्ति दी जाती है। पहले रूल्स बनते हैं आमतौर पे, और जब रूल्स से भी काम न चले तब रेगुलेशंस पे आते हैं। तो जनरली रूल्स का काम क्या है, एक तो कानून की व्याख्या करना, यदि कोई बात स्पष्ट नहीं है तो उसकी एक्सप्लेनेशन करना,
और दूसरा जो व्यावहारिक बाधाएं आएंगी उन व्यावहारिक बाधाओं को निराकृत करना, व्यावहारिक बाधाओं को दूर करना। मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे होता है। जैसे एक बार 2006 के आसपास जब 6th पे कमीशन आया, अभी 7th पे कमीशन 16 में आया था, तो हर 10 साल बाद पे कमीशन भारत सरकार का आता है। 6th पे कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी जिसको भारत सरकार ने मान लिया। रिकमेंडेशन ये थी कि जो महिलाएं हैं सरकारी नौकरी में, जिनके बच्चे, अधिकतम 2 बच्चों की बात है, 2 के बाद जो लाइन लगी है उसको सुविधा नहीं मिलती है, 2 तक सुविधा मिलती है बस, ठीक है। मतलब 3 भी हैं तो सुविधा उन 2 तक ही मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। तो 2 बच्चे 18 साल के जब तक ना हो जाए तब तक यदि वो महिला चाहे तो 2 साल की छुट्टी ले सकती है, जिसका नाम है CCL, चाइल्ड केयर लीव। वो 2 साल की छुट्टी पूरी तरह से सैलरी के साथ मिलती है, पूरे वेतन के साथ मिलती है। एक साथ भी ले सकती है, तोड़ तोड़ के भी ले सकती है। कभी 10 दिन ले लिया, अगले साल 15 दिन लिया, फिर 5 दिन लिया, और जब बच्चा 12वीं का एग्जाम दे रहा है उस साल 6 महीने ले ली छुट्टी, 10वीं के एग्जाम में ले ली, ऐसे ब्रेक करके ले सकती है और उसके लिए पूरा वेतन मिलेगा। ये भारत सरकार ने कानून बना दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो महिला कर्मी थी उनको लगा कि लॉटरी खुल गई, छुट्टी लेते हैं। अब कई लोगों ने अप्लाई करा छुट्टी के लिए। अब सरकार परेशान की, ऑफिस में 6 लोग काम करते हैं, 5 महिलाएं हैं, 5 ने छुट्टी मांग ली। अब काम कैसे चलेगा? फिर एक और स्थिति आ गई कि उनके CL बची हुई है, EL बची हुई है, और वो कह रही कि नहीं CCL दो। CL क्या होती है? कैजुअल लीव, जो एक साल में 10 या 12 के आसपास होती है भारत सरकार में। कितनी होती है? ठीक है, 14 होती है। कैजुअल लीव का मतलब अचानक कुछ ऐसा हो गया, आकस्मिक अवकाश, ये अचानक कुछ हुआ तो आप छुट्टी जो लेंगे तुरंत एक दिन की, वो आकस्मिक अवकाश है। एक होती है EL, अर्न लीव, EARNED, अर्न, जो अर्न की जाती है, अर्जित अवकाश बोलते हैं। और भारत सरकार में सामान्य नियम ये है कि टीचर्स को छोड़ के, उससे ग्राउंड यही है कि उनको छुट्टियां साल भर में इतनी मिल जाती हैं, जैसे गर्मियों की छुट्टी 2 महीने, ये सुख भारत में किसी के पास नहीं है। एक है कॉलेज के अध्यापक, एक वकील, उन 2 के पास है बस। EL का मतलब होता है अर्न लीव, एक निश्चित सीमा में कुछ दिन काम करने से छुट्टी अर्जित हो जाती है। भारत सरकार में सामान्यतः किसी भी विभाग में साल भर में 30 अर्न लीव मिलती है, कहीं कहीं 15 है, कहीं कहीं 30 का रिवाज है। तो अगर 30 है तो इसका मोटा मोटा मतलब ये होता है कि लगभग हर 15 वर्किंग डेज पे या 20 वर्किंग डेज पे एक अर्जित अवकाश बढ़ जाता है। अर्जित अवकाश की विशेषता क्या है? जैसे CL है, साल के आखिरी दिन में अगर CL आपकी 4 बज गई तो वो 4 लैप्स हो जाती है, खत्म। इसलिए साल के अंतिम 5-6 दिन में सब बीमार पड़ते हैं, जो बचा होता है CL वो निपटाते हैं। जो EL है उसके साथ ये है कि वो इकट्ठी होती रहती है और एक बड़ी संख्या में EL के बदले वेतन रिटायरमेंट के समय मिल सकता है। तो लोग EL संभाल के रखते हैं कि बाद में इसके बदले वेतन ले लेंगे। पूरी EL पे नहीं मिलता है, लिमिट में मिलता है कि इतनी EL होंगी तो वेतन मिल जाएगा। अब कुछ महिलाओं ने क्या किया, CL रखी है, EL इकट्ठी कर रखी है 300 के आसपास पिछले 10 साल में, और कह रही कि CCL 2 बच्चा पालना है। तो सरकार ने कहा तो ये ले लो, नहीं ये नहीं लेंगे, ये वाली दो, हम ये नहीं लेंगे। तब सरकार को लगा इसके लिए फिर से संसद को बुलाना पड़ेगा इस काम के लिए। तो सरकार ने एक रूल निकाला कि CCL दी जाएगी केवल उन महिलाओं को जो अपनी EL खत्म कर चुकी हैं। अगर बच्चा पालना इतना ही महत्वपूर्ण होता आपके लिए तो कम से कम EL तो फूकी होती है अपनी, EL संभाल के रखिए कि नहीं वो तो बाद में काम आएगी, CCL लेंगे। तो नियम बना दिया, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ गई, महिलाओं ने साबित कर दिया कि पुरुषों से कम नहीं है, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, उठ डिमांड, तो उन्होंने फिर नियम बना दिया। और दूसरा नियम ये बनाया कि कोई महिला जब भी CCL मांगेगी हमेशा उपलब्ध नहीं होगी। उस ऑफिस के प्रमुख को देखना होगा कि ऑफिस से काम बाधित ना हो, इस हिसाब से कुछ अधिकतम संख्याएं तय कर दी कि एक बार में अधिकतम इतने प्रतिशत एम्प्लॉइज ही CCL ले सकेंगे। ये होते हैं रूल्स रेगुलेशन जो बनाने पड़ते हैं किसी कानून को व्यावहारिक रूप में लागू करने के लिए। बात समझ में आ रही? ठीक से चलिए। तो जब भी पूछे रूल्स क्या है, एक्सप्लेनेशन या व्यावहारिक बाधाओं को दूर करने के लिए कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम, इनको बोलते हैं रूल्स। रेगुलेशंस आमतौर पर रूल्स के बाद आती हैं, जो रूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए या और छोटी मोटी चीजें जो होती हैं, जो बहुत माइन्यूट किस्म की चीजें हैं, उनको डिफाइन करने के लिए हम रेगुलेशंस बनाते हैं। लेकिन तकनीकी अंतर इन दोनों के बीच में स्पष्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, मैं पहले आपसे कह रहा हूं। अंतिम बात बस ये ध्यान रखिएगा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेट कर दिया संसद ने, किंतु लेजिस्लेटिव काम है, क्योंकि रूल भी अनुच्छेद 12 के तहत कानून का हिस्सा माना जाता है, रेगुलेशन भी। इसका मतलब उस विधि की शक्ति से जो रूल्स रेगुलेशंस बने ये भी अपने आप में लॉ ही माने जाएंगे, और यदि ये लॉ है तो इसे पास करने की जिम्मेदारी किसकी है? संसद की है, विधायिका की है। इसलिए हमारे सदनों में एक कमेटी होती है, आपने कमेटी सिस्टम पढ़ा होगा ना, समिति व्यवस्था। एक कमेटी होती है, कमेटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधायन समिति। इस समिति का काम ये होता है कि साल भर में जिस जिस मंत्रालय ने, जिस जिस विभाग ने किसी एक्ट की शक्ति का प्रयोग करके रूल्स नोटिफाई किए हैं, उन सारे नोटिफाइड रूल्स को सदन के सामने पेश करना और सदन की सहमति लेके उसको लीगलाइज करवाना, ये उसका काम है। तो अंततः रूल्स और रेगुलेशंस भी संसद द्वारा या राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किए जाते हैं, और ये काम जो करती है समिति, उसका नाम क्या है? कमेटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधायन समिति। स्पष्ट हो गई पूरी बात? यहां तक कंसेप्ट साफ हो गया एकदम? चलो, अब कोई अगर आपसे पूछे कि इन तीनों में क्या संबंध है, क्या अंतर है, तो केवल 100 शब्द लिखने के लायक 2-3 पॉइंट्स पता होने चाहिए आपको। लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, देखो केवल 2 या 3 बातें ध्यान रखिए। पहली बात, अगर हिरार्की देखें इनकी, अधिक्रम या सोपान क्रम देखें, तो जो अंतर का बिंदु है उसको मान लीजिए हिरार्की, सोपान क्रम। सोपान क्रम में इनमें सबसे ऊंचा कौन है? लॉ है।
नंबर 2 पे, नंबर 3 पे रेगुलेशन है। ठीक है, तो ये बेसिक बात तो हायरार्की की है। ठीक, अच्छा, लॉज के अंदर ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और फिर स्टैट्यूटरी लॉ, उसके बीच में हायरार्की रहेगी। दूसरा आप ये बताएं कि कौन बना सकता है लॉ, कौन बना सकता है, कौन बनाएगा? इसमें एक तो आपके मन में आएगा कि विधायिका है या कार्यपालिका है, वो तो है ही। ठीक है, तो एक सेंस में इसका उत्तर हो जाएगा विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका। पर कार्यपालिका लिखेंगे तो साथ में लिखिए अंततः विधायिका का अनुमोदन आवश्यक। तो अंततः विधायिका के अनुमोदन से ही बनेगा। अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूं, मान लीजिए कि आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो या एनजीओ में काम करते हो या किसी प्राइवेट कंपनी के मालिक हो, मान लीजिए आप अपनी प्राइवेट कंपनी के अंदर रूल्स बना सकते हैं या नहीं? जोर से बोलो। रेगुलेशंस और लॉज, कानून नहीं बना सकते। इसका मतलब कौन बनाएगा? मैं यहां लिखिए सिर्फ राज्य बना सकता है। कानून बनाने की शक्ति सिर्फ राज्य के पास है, कोई और नहीं बना सकता है। ठीक, और रूल्स के मामले में स्टेट तो बना ही सकता है, प्राइवेट कंपनी, एनजीओ इत्यादि भी बना सकती है, और रेगुलेशंस के मामले में भी स्टेट भी हो सकता है, प्राइवेट बॉडीज जो हैं वो भी हो सकती है। स्पष्ट यहां तक? अभी बात और बताओ, क्या आपने अपने लिए जीवन में रूल बनाया आज तक? आज से मुझ पर यह नियम लागू होगा कि कोई नियम लागू नहीं होगा? ये भी तो नियम है। मेरा नियम है कि मैं कोई नियम नहीं मानता। जैसे कुछ लोग बोलते हैं तेरी कसम, मैं कभी कसम नहीं खाता। तो प्राइवेट इंडिविजुअल अपने लिए रूल्स बना सकता है, रेगुलेशंस बना सकता है, पर लॉ नहीं बना सकता कि ये मेरा कानून है ना? तो रूल्स रेगुलेशंस में लिखिए प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई पर्सन भी, कोई व्यक्ति भी अपने लिए रूल्स रेगुलेशंस बना सकता है, लेकिन कानून केवल राज्य बनाएगा। अब ये मत कहना कि फिर कल कुदरत का कानून क्यों पढ़ाया था, तो नेचर तो बनाती ही है लेकिन उसको हम अभी यहाँ लॉ का मतलब पॉजिटिव लॉ से है, ह्यूमन लॉ से है। ठीक है, अब नंबर 3 पर आ जाइए। एक अंतर और सोचा जा सकता है, कानून जब भी कोई राज्य बनाएगा उस कानून के लागू होने की या उसकी जुरिसडिक्शन जो बोलते हैं, जुरिसडिक्शन के लिए सही शब्द क्या है हिंदी में? अधिकार क्षेत्र या क्षेत्राधिकार भी चलता है। जुरिसडिक्शन का मतलब किसी कानून के लागू होने का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है। मतलब जुरिसडिक्शन के दोनों मतलब होते हैं, भौगोलिक के सेंस में भी होता है, अन्य सेंस में भी आ सकता है। जैसे किसी राज्य के अंदर इनकम टैक्स के मामले में कानून केंद्र का लागू होगा और सेल्स टैक्स के मामले में राज्य का कानून लागू होगा। तो भौगोलिक जुरिसडिक्शन दोनों की हो गई, केंद्र की भी राज्य की भी है, किंतु उस राज्य में केंद्र की जुरिसडिक्शन इनकम टैक्स तक सीमित रहेगी और राज्य सरकार की जुरिसडिक्शन सेल्स टैक्स तक सीमित रहेगी। इसका मतलब जुरिसडिक्शन केवल भौगोलिक नहीं होती है, भौगोलिक के साथ साथ टॉपिक भी बंटा हो सकता है। जैसे घरों में होता है ना, एक ही घर है, माँ बाप दोनों में है, बच्चे कॉमन 2 ही बच्चे हैं, और जुरिसडिक्शन तय है कि भाई बच्चों की पढ़ाई के बारे में सवाल जवाब पिटाई सब पिता का हक है, और बच्चों का स्वास्थ्य, भोजन, दवाई इत्यादि पर जुरिसडिक्शन किसकी है? उसकी माँ की है। अगर माँ ने का करेले का जूस पीना है और बाप को खुद खराब लग रहा है बच्चे के बारे में, किस तरह ऐसा क्यों हो रहा है, तो भी वो चुप रहेगा क्योंकि अपनी सुरक्षा भी एक चीज है। और जब जुरिसडिक्शन तय है तो फिर क्यों बोलेगा? और अगर बाप ने गलती से बोल दिया कि बेटा 60 तक के पढ़ाई याद कर लो, जबकि 20 तक बोलना था, मुझे 60 निकल गया, अब माँ को लग रहा है कि इसको तो याद ही नहीं 60 तक का, और बच्चे से 60 तक का पढ़ाई याद करवा रहा है, तो ही माँ चुप रहेगी क्योंकि जुरिसडिक्शन का मामला है। दूसरे की जुरिसडिक्शन में दखल देना बहुत बुरी बात मानी जाती है, परिवार बिखर जाता है इससे। अभी से ट्रेनिंग दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान रखना इस बात की। ठीक है, तो जुरिसडिक्शन भौगोलिक भी होती है और विषय के अनुसार भी बटी हो सकती है। अब आप ये बताएं कि कोई कानून जो होता है उसकी भौगोलिक जुरिसडिक्शन कितनी फैली होगी? जैसे राज्य विधायिका ने कानून बनाया तो कहां तक लागू होगा? राज्य तक। भारत सरकार ने बनाया, भारत तक लागू होगा, बेशक लिखा कुछ भी हो। जैसे भारत के कुछ कानून हर देश के लिखे होते हैं। आईपीसी में अगर आप सेक्शन 3, सेक्शन 5 में भी, 3 में तो है, अगर उसको पढ़ेंगे ध्यान से, उसमें एक वाक्य लिखा है, यदि भारत का कोई नागरिक भारत के बाहर भी अपराध करता है तो उस पर भी आईपीसी लागू होगी। ये प्रावधान अवैध है, बेसिकली एकदम अवैध है। अगर किसी ने भारत के बाहर कोई कृत्य किया है तो भारत सरकार कैसे एक्शन ले सकती है उसके ऊपर? पर ये दुनिया के हर देश की पिनल कोड में लिखा होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी के लिए एक डॉक्ट्राइन दे रखी है। वो डॉक्ट्राइन ये है, जिसका भाग ये है कि यद्यपि ये जुरिसडिक्शन के विरोध में है, किंतु यदि कोई ऐसा केस हमारे सामने आए कि हम ऐसे व्यक्ति पर केस चला सकें, तो हम इस विधान को खारिज नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको स्वीकार कर लेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि यद्यपि भारत सरकार की जुरिसडिक्शन भारत के बाहर नहीं है, किंतु भारत का नागरिक अगर बाहर कुछ करता है और फंस गया यहाँ पर, तो उसको भी लपेट लेगी भारत सरकार। एक संकेत मैंने और कर दिया, कहीं आप सोचिए भूटान जाके कुछ कर लेते हैं, भारत सरकार लपेट लेगी। आईपीसी का सेक्शन 1, 2, 3, 4 ध्यान से पढ़ना, उसमें सब बातें लिखी इस तरह की। आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं छोड़ा, सब खत्म होता जा रहा है जो लेकिन सामान्यतः जो कानून का क्षेत्राधिकार होता है, भौगोलिक क्षेत्राधिकार, वो होता है एक देश या राज्य तक सीमित। देश या राज्य तक सीमित होता है ना? इसलिए अगर आप बिहार में रहते हैं तो आप वहां शराब नहीं पी सकते, 10 साल की जेल हो जाएगी।
बॉर्डर क्रॉस करके धूमधाम से पी लो, फिर लौट जाओ। एक बार हमारे राज्य ने हरियाणा में शराबबंदी कर दी थी, पता नहीं क्या सूची थी। बंसीलाल जी कांग्रेस से हटे थे, मान लीजिए ये हरियाणा राज्य है, बंसीलाल जी कांग्रेस से हट गए थे, सत्ता में नहीं थे, उनको लगा सत्ता में कैसे हो, तो हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की, HVP। उनको लगा कैसे मैं लोगों को समझाऊं, तो उन्होंने हरियाणा की महिलाओं को वोट बैंक बनाया। हरियाणा में लगभग हर घर में पति शराब पी के पत्नी में शौर्य का प्रदर्शन करता है, ये वहां की सामान्य स्थिति मानी जाती है। तो उस शौर्य प्रदर्शन से महिलाएं परेशान रहती हैं, हाथ पैर टूट जाता है, कभी घाव हो जाता है, चोट लग जाती है। बंसीलाल को लगा कि यही जो चोटिल वोटर्स हैं मेरे, यही मेरे साथ आएंगे। उन्होंने कहा कि भाई मुझे बना दो सीएम, और जिस दिन सीएम बनूंगा हरियाणा में शराबबंदी कर दूंगा। सारे पुरुष एक हो गए, इसको मत जीतने देना भाई, ये तो हमारी रोज की शान छीन लेगा हमसे। ये तो अंदर ही अंदर सारी महिलाएं भी एक हो गई, बोली नहीं कुछ। जैसे कुछ मुस्लिम इलाकों में बीजेपी जीत गई पिछले इलेक्शन में, तो लोग परेशानी की जीत कैसे गई, तो बीजेपी ने कहा 3 तलाक खत्म करेंगे। तो अब्दुल ने हमीदा से कहा कि वोट बीजेपी को मत देना एकदम। हमीदा ने कहा मतलब नहीं बनता, पर हमीदा गई और कमल में लगा के आ गई निशान, और इससे बीजेपी जीत गई उन इलाकों में। ठीक ऐसे ही हरियाणा की महिलाएं अपने घर में बोली ना सवाल ही पैदा नहीं होता, कांग्रेस को देंगे, तो जाके HVP लगा के आ गए सब, और बंसीलाल बन गए सीएम। एक झटके में सीएम हो गए। सीएम बनते बोले शराब बंद, पूरे हरियाणा राज्य में शराब बंद। उस समय हरियाणा में 16 जिले थे, और 16 के 16 जिले बॉर्डरिंग जिले थे। अब तो 2-4 ऐसे जिले हो गए जो अंदर के जिले हैं, वरना छोटा सा राज्य है, उसका हर जिला बॉर्डर पे आके लगता है, कोई स्कोप ही नहीं बचता। तो 3 तरफ से दिल्ली को हरियाणा ने घेर रखा था इस तरह से, ऐसे, इधर राजस्थान, इधर यूपी। इन तीनों राज्यों की मतलब मौज हो गई उसके बाद। तो जैसे बदरपुर दिल्ली में एक इलाका है, उसे क्रॉस करते ही फरीदाबाद आ जाता है हरियाणा में, या गुड़गांव जाएंगे तो ऐसे होता है। तो बॉर्डर पे हर तरफ दिल्ली ने क्या किया, दिल्ली के शराब के ठेके वाले लोगों ने क्या किया, बॉर्डर के इधर 10 कदम दूर बड़ी बड़ी दुकानें खोली, खूब लाइटें लगा दी उस पर, जगमग जगमग ऐसे ऐसे करके खूब लाइटें लगा दी, और बड़े बड़े गाने चला दिए। अब वो हरियाणा वाला परेशान बेचारा, सब बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो रोज शाम को जिले की सीमा पे चले जाते थे। यहाँ तक गए, यहाँ लांघा, यहाँ पी जम के वापस आ गए, क्योंकि शराब खरीदना अपराध, शराब बेचना अपराध, शराब पीना अपराध, पर किसी और राज्य में शराब पी के लौटना अपराध नहीं था। तो कैसे चलेगा कानून, आप पता नहीं चलता। तो क्षेत्राधिकार का मतलब ये हुआ कि कोई राज्य विधानमंडल अपने राज्य पे ही कानून लागू कर सकता है, बाकी पे कैसे करेगा। अब ये बताइए कि रूल्स, अरे मैंने रूल्स में लिख दिया गलती से, इसको आप यहाँ शिफ्ट कर लीजिए। तो अब ये बताइए कि रूल्स किसी देश या राज्य की सीमा तक सीमित रहेंगे, जरूरी है या जरूरी नहीं है। देखो, अगर वो सरकारी हैं तब तो सीमित रहेंगे, अगर किसी प्राइवेट कंपनी के हैं तो वो सीमित नहीं भी हो सकते हैं। ऐसी प्राइवेट कंपनी हो सकती है जो पैन इंडिया या पैन वर्ल्ड काम करती हो, उसके भारत के कई राज्यों में ऑफिसेज हैं या दुनिया के कई देशों में ऑफिसेज हैं, उसने एक ही रूल बना रखा है जो दुनिया के हर देश में उसकी कंपनी के एम्प्लॉइज पे अप्लाई होते हैं। तो इसका मतलब रूल्स रेगुलेशंस अगर प्राइवेट सेक्टर में हैं तो वो राज्य और देश की सीमा को लांघ सकते हैं, किंतु यदि वो सरकारी क्षेत्र में है तो सामान्यतः एक भौगोलिक क्षेत्राधिकार में सीमित होंगे, उससे बाहर नहीं निकलेंगे। बस अगर कोई पूछ ले इनमें क्या अंतर है तो ये अंतर बता दीजिएगा, जिससे बात स्पष्ट हो जाएगी। हाँ, हर प्राइवेट कंपनी का हर नियम लॉ के अधीन होगा। अगर किसी भी देश में उसका नियम वहां के लॉ के विपरीत है तो वो नियम उस मात्रा तक खत्म हो जाएगा। ये तो है ही, लॉ ऑफ द लैंड बोलते हैं। जिस जमीन पर आप काम कर रहे हैं वहां के कानून के विरुद्ध कोई प्राइवेट रूल नहीं चलेगा, वो तो खारिज हो जाएगा। मतलब रूल की व्याख्या करने वाला कुछ अगर हो, जैसे कोई अगर एक्ट मान लें, उसमें किसी रूल को ध्यान रखें, जैसे ये CCL का ना, चाइल्ड केयर लीव कानून, ऐसी प्रत्येक कर्मचारी महिला जिसके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे 18 साल के नहीं हुए हैं या एक नहीं हुआ है, उसे अधिकतम 2 वर्ष तक की CCL दे सकते हैं, कानून मान लीजिए ये। फिर रूल आ गया कि CCL उन्हीं महिलाओं को दी जाएगी जिन महिलाओं ने अपनी EL को समाप्त कर लिया होगा। अब इसके बाद हो सकता है कि इसकी व्याख्या करने के लिए आगे हमें एक रेगुलेशन निकालनी पड़ जाए कि EL को समाप्त करने का अर्थ हो सकता है कि यदि उसकी EL समाप्त नहीं भी हुई है और वो महिला अपनी EL के साथ CCL को कंबाइन करना चाहती है तो भी इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। जैसे 50 छुट्टियां ली, पहली 20 EL 20 है, और उसके बाद 21 में से CCL शुरू हो गई। यदि कोई महिला कंबाइन करना चाहेगी तो कंबाइन करवा लिया जाएगा। ये हो सकता है कि रेगुलेशन में आ जाए, जो रूल्स के एंड में लिखा हो रेगुलेशन, और उसमें ये क्लॉज दे रखी हो। ठीक है, अब आइए अंतरात्मा पर। पूछो भाई पूछो। हाँ, राजनीतिक क्षेत्राधिकार होता है ना। हाँ, ये ध्यान रखना है, किसी भी देश में, जैसे भारत में अमेरिकन एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी का इलाका टेक्निकली अमेरिका है। ऐसे ही अमेरिका में भारत की एम्बेसी है तो भारत की एम्बेसी का इलाका भारत माना जाएगा। ठीक है, वो इस तरह से ट्रीट किया जाता है। इसी प्रकार भारत में रजिस्टर्ड कोई हवाई जहाज अगर है, भारत में रजिस्टर्ड कोई शिप है मान लीजिए, वो शिप या वो हवाई जहाज उड़ के कहीं भी चला जाए, उस जहाज के अंदर का क्षेत्र जो है वो भारत माना जाएगा। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं। भारतीय जहाज पर कोई महिला उड़ रही थी, अफ्रीका के ऊपर थी, वहां अचानक इमरजेंसी हुई और वहीं बच्चे का जन्म हो गया, तो इस बच्चे की नागरिकता कहाँ की मानी जाएगी? भारत की, क्योंकि वो उड़ता हुआ भारत था। वो बच्चा उड़ते हुए भारत में पैदा हुआ है, ये नियम है।
दुनिया भर में इस नियम को स्वीकार किया गया है कि कोई भी चलने वाला यान जिस देश में रजिस्टर्ड है उस देश का ही भौगोलिक क्षेत्र माना जाएगा, चाहे वो कहीं भी हो। मान लीजिए कि प्लेन अमेरिका में लैंड कर गया है, बच्चे का जन्म हुआ प्लेन के अंदर, तो बच्चे का जन्म भारत में हुआ। अगर औरत नीचे कूद गई और वहां बच्चे का जन्म हो गया तो बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है। समझ गए? ऐसे ही होता है। और अमेरिका जिस चीज से बहुत परेशान है, अमेरिका की जो पॉलिसी है उसको बोलते हैं, ये शब्द पता नहीं कभी सुना है नहीं आपने, JUSSOLI। इसको ज्यूस कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और उच्चारण करते हैं, सोलाई। इस नियम का मतलब ये है, जिन देशों में ये नियम चलता है इसमें अमेरिका है, भारत नहीं है इसमें। भारत ने तो इसको 2-3 बार में खत्म कर दिया। इस नियम का मतलब है कि हमारी जमीन पर पैदा होने वाला बच्चा हमारा नागरिक माना जाएगा, चाहे उसके पेरेंट्स कहीं से भी हों, वैध हों, अवैध हों, कुछ भी हों। इसलिए अमेरिका की जमीन पर कोई बच्चा अगर पैदा हो गया, पेरेंट्स लीगल थे या इलीगल थे कोई मतलब नहीं है, वो बच्चा अमेरिकन माना जाएगा। भारत में 1992 से पहले ये नियम था। 1992 के बाद 2 संशोधन हुए, 92 में और शायद 2004 में, जिसमें ये नियम खत्म हो गया। आज की स्थिति में भारत में क्या है? भारत में पैदा होने वाला वही बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा जिसके दोनों पेरेंट्स में से कम एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध आप्रवासी न हो। अगर दोनों में से एक भी अवैध आप्रवासी है तो फिर वो भारत का नागरिक नहीं होगा वो बच्चा। और अमेरिका में ट्रंप अभी इस नियम को हटाना चाह रहा है, जूस सोलाई को हटाना चाह रहा है, क्योंकि इससे क्या होता है, कोई वहां पहुंच गया, बच्चे को जन्म दिया, अब नागरिक हो गया। तो भारत के, चाइना के, पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं, वहां जाते हैं, फिर शादी भारत में की, वहां गए, बच्चे का जन्म हुआ, 3 साल का वीजा था, उसी बीच में बन जाते हैं, अब अमेरिकन नागरिक हो गया छोटा सा। अब अमेरिका की सरकार अमेरिकन नागरिक की सुरक्षा के लिए बोलती है आप लोग यहीं रहो, क्योंकि आपके घर में एक अमेरिकन नागरिक है। तो अमेरिकन नागरिक की सुरक्षा के लिए उनका वीजा बढ़ जाता है फिर, और फिर ग्रीन कार्ड मिल जाता है 10 साल के बाद, फिर नागरिक हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिकन नागरिक को पालना है ना भाई, उसे कौन पालेगा। तो अमेरिका में आजकल बहुत विरोध है इस नियम का। मैंने आपको चलते चलते एक बात और बता दी है, अमेरिकन नागरिक बनने का सबसे आसान तरीका क्या है? ठीक है, अभी तक है, अगर ट्रंप रहेगा 4 साल और तो हटा देगा इसको किसी तरह से, वो बहुत खिलाफ है इसके। क्या? इजराइल का नागरिक बनने का सबसे आसान तरीका यहूदी बन जाइए। इजराइल के कानून में एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था ये है कि दुनिया का कोई भी यहूदी अगर इजराइल की नागरिकता लेना चाहे तो उसको मिल जाती है। ये जो CAA वाला मामला सोच रहे हैं ना, तो उसके टेक्स्ट में इजराइल को समझना बहुत जरूरी है। इजराइल का एक कानून है कि दुनिया का कोई भी यहूदी अगर इजराइल आना चाहे तो उसको नागरिकता वहां पर दी जाती है। हाँ, यहूदी धर्मांतरण संभव नहीं है क्योंकि यहूदी लोग इस चीज को अप्रूव करते नहीं है, तो व्यावहारिक नहीं है वो बात। चलो, अंतरात्मा सबसे पहले ये क्या है, फिर पढ़ेंगे इसके प्रकार, और फिर देखेंगे कि इसका प्रयोग कहां करना है, कैसे करना है, प्रयोग की सावधानियां कह लीजिए। तो सबसे पहले समझो कि अंतरात्मा क्या है। देखो, 2 शब्दों में बहुत घपला होता है। कई बच्चों ने इस पे इतने सवाल पूछे अंतरात्मा पे लहू-लुहान हो गई है मेरी आपके सवाल सुन के। तो मैं आज का वेट करता कि एक ही बार में सारे सवालों का जवाब जो मुझसे बन पड़ेगा दे दूंगा, ठीक है। देखो, 2 शब्द हैं, एक शब्द है अंग्रेजी में इंट्यूशन, INTUI होगा ना, और एक शब्द है कंशाइंस। इंट्यूशन और कंशाइंस। इंट्यूशन शब्द के लिए हिंदी में शब्द चलता है अंतः प्रज्ञा, और जब आप फिजिक्स में टॉपिक नंबर 5 पढ़ेंगे तो वहां एक फिलोसफी भी पढ़ेंगे जो फिलोसफी अंतरात्मा को बहुत महत्व देती है, उसका नाम है इंट्यूशनिज्म, अंतः प्रज्ञावाद, ठीक। और कंशाइंस शब्द के लिए जो शब्द हिंदी में चल पड़ा है वो तो आपको पता ही है, अंतरात्मा। बस ध्यान रखना, अंतरात्मा ऐसे लिखते हैं, कई लोग बहुत मासूम तरीके से लिखते हैं, ऐसा लिखने से आत्मा बाहर निकल जाती है, ध्यान रखना है, फिर वो आवारा हो जाती है, पेड़ के ऊपर चली जाती है, ध्यान रखना है। ऐसा लिखोगे तो आत्मा पीछे पड़ जाएगी। अंतः प्लस आत्मा है, रईसी नारी अंतरात्मा हो गया, सिंपल है। जैसे आप सबने सही लिखा होगा, हालांकि कई लोग काट के ठीक करते हुए दिख रहे हैं मुझे, और अच्छा कईयों को ये भी लगता है कि सर ने गलत लिख दिया, हम ठीक कर लेते हैं अपने आप ही, तो थोड़ा भरोसा रखा कीजिए, अंतरात्मा ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों शब्दों का अंतर समझते हैं, क्या होता है। अगर आप कहेंगे डिफाइन करो तो मैं बोलूंगा, अंतः प्रज्ञा का वह रूप जो नैतिकता के क्षेत्र में सक्रिय होता है उसे अंतरात्मा कहते हैं। अगर डिफाइन करना हो तो मैं एक वाक्य में ऐसे कर दूंगा, जब अंतः प्रज्ञा नैतिक क्षेत्र में कार्य करती है तो उसे अंतरात्मा कहते हैं। सो सिंपल। तो ये जो मैंने परिभाषा दी ना, इसके बेस पर आप चित्र बना सकते हैं। तो बताओ, गोले 2 अलग अलग बनेंगे, काटते हुए बनेंगे, या गोले में गोला बनेगा? गोले में गोला बनेगा। अब बताने की बड़ा गोला कौन सा है? इंट्यूशन। सोच लो, पक्की बात, विद्या की कसम। तो बड़े मैंने कहा विद्या की कसम बोली, हाँ किताब पे याद रखे, विद्या की कसम। इंट्यूशन तो हो गया बड़े वाला गोला, ठीक है। तो छोटे गोले का नाम क्या रखते फिर? कंशाइंस। इतना स्पष्ट हो गया कि इंट्यूशन का ही एक छोटा हिस्सा कंशाइंस है। इंट्यूशन का मतलब क्या है, वहीं से बात शुरू करते हैं। अंतः प्रज्ञा क्या चीज है? देखो, जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई भी ज्ञान, उस ज्ञान प्राप्ति के जो साधन होते हैं उनको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक को बोलते हैं प्रत्यक्ष
साधन। ये अंतः प्रज्ञा के दो भेद नहीं कर रहा हूं मैं, ज्ञान प्राप्ति के साधनों के दो भेद कर रहा हूं। तो ज्ञान के साधन, हमें कोई भी ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, इसके दो तरीके हैं, एक है प्रत्यक्ष साधन, एक है परोक्ष साधन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे प्रत्यक्ष साधन सबसे अच्छा माना गया प्रत्यक्ष खुद ही। आपने सुना है प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की जरूरत है? हाथ कंगन को आरसी क्या? नहीं, पहले बाकी काफी था यहाँ पर, हाथ कंगन को आरसी क्या, उसी की बात करनी थी। जैसे कोई आपसे कहे कि ये बोर्ड सफेद है या नहीं, आप कहेंगे हाँ है, दिख रहा है, बात खत्म। जब दिख रहा है तो डायरेक्ट नॉलेज है, मैं क्यों किसी और से पूछूं? तो हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों से मिलने वाले ज्ञान को बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। ये जो हिस्सा हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, ये दर्शन शास्त्र में ज्ञान मीमांसा कहलाता है, एपिस्टेमोलॉजी, ये वही हिस्सा है। तो एपिस्टेमोलॉजी कहती है कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों से मिलने वाला जो भी ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना और टेस्ट करना जीभ से, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। ये तो स्पष्ट हो गया। इसके अलावा ज्ञान प्राप्ति का जो भी माध्यम है उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष या परोक्ष, इनडायरेक्ट। जैसे एक तरीका है कि तर्क से या अनुमान से समझ जाना, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। जैसे आप रात को सोए तो ठीक थे, सुबह उठे, घर से निकले, देखा कि सड़कें भीगी हुई हैं, गीली हैं सड़कें पूरी। आपने देखा नहीं बरसात होते हुए, पर आपने अनुमान कर लिया कि बरसात हुई होगी। कैसे कर लिया? क्योंकि पिछली बार जब बरसात होते हुए देखा था, उसके बाद सड़कें ऐसी दिखी थी, तो आपने देखा सड़कें वैसी दिख रही है, इसका मतलब इससे पहले वो चीज हो चुकी है। अगली बार देखा कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, बिजली चमक रही है, आपने अनुमान कर लिया कि बरसात होगी, क्योंकि पिछली बार जब बरसात हुई थी उससे पहले ऐसे ऐसे हुआ था। तो किसी हेतु से किसी कार्य की कल्पना कर लेना, इसको बोलते हैं अनुमान या तर्क। तीसरा होता है जिसको शब्द प्रमाण कहते हैं, या किसी प्रामाणिक व्यक्ति या प्रामाणिक स्रोत के आधार पर मान लेना। तो प्रामाणिक स्रोत को मानना गवाही भी हो सकता है, शब्द प्रमाण कहा गया इसको। आप्तोपदेश शब्द, आप्त व्यक्ति का कथन ही शब्द प्रमाण है। अब कोई अच्छा रिसर्च करता है, मान लीजिए किसी विषय में, डॉक्टर है, मेडिकल साइंस में रिसर्च उसकी अच्छी है, उसने आपका एक्सरे करवाया, एक्सरे देख के 3-4 शब्द बोले कि आपको ये डिसीज है। वो नाम इतना लंबा है कि सुनाई पहली बार है, याद तो करने में 1 साल लग जाएगा उस नाम को। अब आप उसकी बात मान लेंगे, संदेह करेंगे उस पर? मान लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, ये कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, इसको मान लेते हैं। तो किसी व्यक्ति के ज्ञान पर विश्वास होने की वजह से उसकी कही हुई बात को ठीक मान लेना, बिना खुद देखे, बिना खुद टटोले, इसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। ऐसे कुछ और भी प्रमाण होते हैं। भारत में 6 प्रमाण माने गए हैं, पश्चिम में प्रमाण इस तरह से नहीं मानते, वहां अनुभव और बुद्धि इस तरह से बात करते हैं। लेकिन आपको एक बात समझ में आएगी, कुछ चीजें प्रत्यक्ष है, कुछ अप्रत्यक्ष। एक ऐसा प्रमाण है जो इन दोनों में से किसी में सेट हो ही नहीं पाता है, उस प्रमाण का नाम है इंट्यूशन, अंतः प्रज्ञा। तो सबसे पहले समझते हैं इंट्यूशन है क्या, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कैसे उसको प्लेस करना है। इंट्यूशन का सबसे सिंपल एग्जांपल ये हो सकता है, एक तो डेजा वू, समझते हैं ना आप लोग क्या है? डेजा वू इज ए काइंड ऑफ इंट्यूशन, उसका एक प्रकार है। तो जो गोला बनाया ना, इसी गोले में एक डेजा वू भी बना लीजिए, दूसरा छोटा गोला, डेजा वू। तो डेजा वू इंट्यूशन का एक प्रकार है जो कॉन्शियस से अलग है। तो इंट्यूशन एक बड़ा गोला है, उसके अंदर 2 छोटे गोले, और भी जगह छोड़िए, और भी इंट्यूशन हो सकती है इसके अलावा। पर इंट्यूशन के 2 एग्जांपल्स अगर देखने हो तो आप कॉन्शियस और डेजा वू को मान सकते हैं, ठीक है। अंतर है कि डेजा वू एक एक्सपीरियंस का नाम है, कॉन्शियस एक क्षमता का नाम है, तो वो अंतर है, तो समझते हैं। जैसे अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा, आप बताएं कि ऐसा कभी आपने किसी के बारे में देखा, सुना है कि नहीं सुना है। जैसे कोई बच्चा दूर शहर में है, अपनी माँ से दूर है, बाप से दूर है, और एक दिन माँ को फील हुआ कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है। ऐसी बात हुई थी हमारी एक बार, और माँ ने उसको फोन किया कि बेटा तुम ठीक हो? बेटे को लग रहा है कि माँ परेशान ना हो जाए, कह रहे हाँ माँ मैं ठीक हूँ। कह रहे ना बेटा सच बता, मेरा दिल कह रहा है कि तू ठीक नहीं है। और फिर बेटे ने कहा हाँ माँ मुझे चिकनगुनिया हो गया है। सवाल है कि माँ को कैसे पता लगा? तो माँ को जो पता लगा, जिस साधन से पता लगा, इस साधन का नाम है इंट्यूशन। अब देखो इंट्यूशन की समस्या क्या है। इंट्यूशन परोक्ष ज्ञान अगर माने तो बताना पड़ेगा कि ये अनुमान कैसे हुआ। अगर आप अनुमान को ठीक से समझेंगे सिस्टम, तो अनुमान साबित कर नहीं पाएंगे इसमें, ये ना आगमन हो पाएगा ना निगमन हो पाएगा। इसलिए अनुमान की तार्किक शब्दावली में साबित हो ही नहीं पाएगा कि अनुमान है। नॉर्मल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि अनुमान से कर लिया, लेकिन अनुमान जो तकनीकी भाषा होती है ना, उसमें अनुमान साबित नहीं हो पाएगा। आप समझें कि जो इंट्यूशन से नॉलेज मिली, ना वो अनुमान है ना वो शब्द प्रमाण है, और क्योंकि उसमें 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए वो प्रत्यक्ष भी नहीं है। तो इंट्यूशन टेक्निकली ना प्रत्यक्ष है ना परोक्ष है। इसलिए इंट्यूशन वाले कहते हैं कि आप हमें इस तरीके से समझ नहीं पाएंगे। इंट्यूशन प्रत्यक्ष से भी ज्यादा प्रत्यक्ष है, क्योंकि सामान्य प्रत्यक्ष में तो फिर भी इंद्रियां बीच में आती हैं। अच्छा, इंद्रियां बीच में आई तो प्रत्यक्ष रहा या परोक्ष हो गया? जैसे इस बोर्ड की सफेदी देखने के लिए मुझे आंख को बीच में लाना पड़ा, आंख से दिमाग, दिमाग से निष्कर्ष, इसमें तो बीच में इंद्रिय आई गई ना। सबसे अच्छा प्रत्यक्ष तो वो होगा जिसमें बीच में इंद्रिय की भी जरूरत नहीं होगी। इसलिए इंट्यूशन वाले कहते हैं कि इंट्यूशन से मिलने वाली नॉलेज परफेक्ट एग्जाम्पल है डायरेक्ट नॉलेज का। वो अकाट्य है, एक्सियोम है, स्वयं सिद्ध है, उसे सिद्ध करने के लिए किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं है, अकाट्य ज्ञान है वो। इस तरह की बातें करते हैं। तो कुल मिला के इंट्यूशन क्या है?
एक ऐसा ज्ञान जो हमें मिलता है पर हम बता नहीं सकते कि कैसे मिला, जो कई बार सही होता है किंतु हम बता नहीं सकते कि वो सही कैसे हुआ, उसे कहते हैं अंतःप्रज्ञा। और ये हर व्यक्ति को बराबर नहीं मिलता है। कुछ व्यक्तियों में इस तरह के ज्ञान की क्षमता बाकी लोगों से ज्यादा होती है। स्पष्ट है? देखो, मैं जादू टाइप मदारी टाइप बात करना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन विरोध करने के लिए विरोध करना ये भी स्वभाव मेरा नहीं है। इस दुनिया में ऐसे कई प्रमाण हैं जो साबित करते हैं कि कुछ लोगों में इंट्यूशन की क्षमता ठीक ठाक होती है, और आप इंट्यूशन को सीधे सीधे खारिज कर देंगे, ये नहीं चलेगा। आप जेएनयू जाएंगे तो लोग मजाक बनाएंगे, आप कैसी बात करते हो, तो बकवास सब बातें। पर नहीं, इंट्यूशन के बहुत सारे केसेस साबित हुए हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एक डिपार्टमेंट शुरू हो गया, पैरासाइकोलॉजी डिपार्टमेंट। पैरासाइकोलॉजी डिपार्टमेंट यही काम करता है कि साइकोलॉजी से जुड़े वो विषय जिनको हम सीधे सीधे स्टडी नहीं कर पा रहे, किंतु जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके बेस पर रिसर्च करता है कि वो कितना सही है, कितना गलत है। तो पैरासाइकोलॉजी में इंट्यूशन के विभिन्न रूप, जैसे क्लियर वॉयंस होता है, क्लियर ऑडियंस होता है, अतीन्द्रिय श्रवण, अतीन्द्रिय दर्शन, यानी आप यहाँ बैठ के आंख बंद करके अगर किसी दूसरे देश या दूसरे जिले के किसी व्यक्ति को देख पा रहे हो। कई लोग ऐसा क्लेम करते हैं, उनमें से कईयों के क्लेम सही भी साबित हो जाते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, आपने आंख बंद की हुई है और आप ये दावा कर दें कि इस समय उस शहर में दो लोग क्या बात कर रहे हैं, और आप हूबहू बता दें इसने ये वाक्य बोला, इसने ये वाक्य बोला। इसे बोलते हैं क्लियर ऑडियंस। क्लियर नहीं, CLAIR, क्लियर ऑडियंस इसको बोलते हैं। ये सब पैरासाइकोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर्स हैं, विषय वस्तु है। तो पहली बात समझ में कि इंट्यूशन क्या है। तो इंट्यूशन यानी अंतःप्रज्ञा ज्ञान प्राप्ति का वह साधन है जिसमें हमें ज्ञान मिलता है किंतु इंद्रियों से नहीं, और हम ये समझ नहीं पाते कि इस ज्ञान की प्राप्ति का स्रोत क्या है, और वह ज्ञान कई बार एकदम सही भी होता है। इसको बोलते हैं इंट्यूशन। हाँ या ना? स्पष्ट एकदम? लिखवा दें, लिखिए। अंतःप्रज्ञा ज्ञान प्राप्ति का वह साधन है जिसमें इंद्रियों की भूमिका नहीं होती, जिसमें इंद्रियों की भूमिका नहीं होती, किंतु तब भी वह प्रत्यक्ष ज्ञान की भांति, किंतु तब भी वह प्रत्यक्ष ज्ञान की भांति स्पष्ट होता है। विराम। उस स्थिति में यह स्पष्ट करना संभव नहीं होता, उस स्थिति में यह स्पष्ट करना संभव नहीं होता कि ज्ञान कैसे मिला, किंतु कई बार ज्ञान सही होता है। उदाहरण के लिए अब 3 शब्द है, देखिए। एक है टेलीपैथी। टेलीपैथी को हिंदी में भी टेलीपैथी लिखते हैं, तो लिखिए उदाहरण के लिए टेलीपैथी, कॉमा। अभी जो क्लियर वॉयंस है इसे बोलते हैं अतीन्द्रिय दर्शन, क्लियर वॉयंस। और तीसरा है क्लियर ऑडियंस, अतीन्द्रिय श्रवण, अतीन्द्रिय श्रवण। अच्छा, इन शब्दों से परीक्षक शायद ना समझे तो एग्जांपल एक सामान्य भी दीजिए। जैसे इसमें लिखिए उदाहरण के लिए किसी माँ का दूर देश में होकर भी यह समझ पाना कि उसके बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसा लोकल सा एग्जांपल देंगे ना, परीक्षक समझ जाएगा, उसको अपनी माँ याद आ जाएगी तुरंत कि हाँ मेरी माँ को भी होता था। उदाहरण के लिए किसी माँ का दूर देश में होकर भी यह महसूस कर लेना कि उसके बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तीनों में डिफरेंस क्या है? टेलीपैथी का मतलब दूर से किसी की मनस्थिति को महसूस कर लेना, क्लियर वॉयंस का मतलब है दूर से किसी दृश्य को देख लेना, और क्लियर ऑडियंस का मतलब बहुत दूर से किसी आवाज को सुन लेना। दूर का मतलब इतना दूर कि वो सामान्य रूप से हो ही नहीं सकता, फिर भी आप उसकी आवाज सुन पा रहे हैं। कभी कभी तो होता है कि अतीत में जाके देख लेना, भविष्य में जाके देख लेना, इसको भी इंट्यूशन का हिस्सा मान लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, कभी आपको ऐसा लगा कि कुछ देखे कि ऐसा पहले हो चुका है, लगता है ना ऐसा? वो भी इंट्यूशन का एग्जांपल है। डेजा वू उसी को बोलते हैं, मतलब डेजा वू का एक काइंड वो भी है। देखो यहां तक की बात समझ में आ रही तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब देखिए इंट्यूशन से मिलने वाला ज्ञान कैसा है उससे तय होता है कि हम इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। इंट्यूशन से मिलने वाला ज्ञान कई प्रकार का हो सकता है। डेजा वू आमतौर पर भविष्य के बारे में, भविष्य दर्शन कह लीजिए। अगर कोई इंट्यूशन से भविष्य देख ले, अपना या किसी और का, आमतौर पर किसी और का देखते हैं, और कई बार बड़ा सटीक होता है। और ऐसे 3-4 लोग तो मैंने देखे हैं जिन्होंने क्लेम किया और उनके क्लेम्स, उनका मानना है कि एकदम सही भी होते हैं। अक्सर किसी की मौत देख लेते हैं और ठीक वैसे ही होता है। अभी उनमें से किसी एक ने मुझे फोन किया 2 दिन पहले, तो बड़ा परेशान था। मैंने क्या हुआ? सर एक सपना देखा है, उसमें आप थे। मैंने कहा कि हो गया काम, मेरा लगता है कि ये तो मामला निपट गया। मैंने जल्दी बोलो क्या देखा, तो फिर उसने बताया, उसे मौत देखी, उसने केवल ये बताया कि मुझे लगा कि आप थोड़ा परेशान है तो आपको फोन कर लेता हूँ। मैंने तो और इसके आगे बोले बस इतना ही देखा। मैंने हाँ चलो जल्दी बताया, जान बच गई। लगता है कि काम निपट गया होता। तो ऐसा व्यक्ति को यार आपसे कहे कि सपने में आपको देखा तो आप खुश होंगे, दुखी हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, क्या देख लिया भरोसा। चलो पहली बात ये हो गई। तो डेजा वू हो गया इंट्यूशन के माध्यम से भविष्य को देखना, स्पष्ट एकदम।
फिर इंट्यूशन का ही एक हिस्सा आप मान लीजिए, वो सब तीनों चीजें, वो तीन छोटे गोले बना लीजिए। एक हो गया टेलीपैथी, एक हुआ क्लियर ऑडियंस, एक हुआ क्लियर वोयंस। तो क्लियर ऑडियंस, क्लियर वोयंस और टेलीपैथी जो है, ये जो तीनों ज्ञान है, इनका संबंध भविष्य से नहीं है, इनका संबंध सामान्यतः उसी काल से है, किंतु केवल जानने के सेंस में है। अब असली बात समझ लीजिए, चाहे टेलीपैथी हो, चाहे डेजावू हो, चाहे क्लियर ऑडियंस, चाहे क्लियर वोयंस, इनमें से किसी का भी संबंध नैतिक अनैतिक से नहीं है। इनका संबंध केवल कॉग्निशन से है, कुछ जानने से है। जब इंट्यूशन के माध्यम से आपको यह समझ में आने लगे कि कोई चीज नैतिक है या अनैतिक है, तो इंट्यूशन के उस हिस्से को जो किसी चीज के नैतिक अनैतिक होने का एहसास कराए हमें, उसको बोलते हैं कॉन्शियस, यानी कि अंतरात्मा। यहां तक बात स्पष्ट हो गई आप लोगों को। इंट्यूशन का वह हिस्सा जो किसी कृत्य के नैतिक या अनैतिक होने का परामर्श देता है, उसे कॉन्शियस यानी कि अंतरात्मा कहते हैं। लिख लो इसको, आप लोग खाली ऐसे देख रहे हो, है ना, नोट कर लो भाई। इंट्यूशन यानी अंतः प्रज्ञा का वह रूप जो किसी कृत्य के नैतिक या अनैतिक होने का परामर्श देता है, उसे कॉन्शियस या अंतरात्मा कहते हैं। ये वही है जिसने कहा था, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ये वही है। रिपीट करते हैं, अच्छा लगा आप लोगों को? चलो वंस मोर, दिखाने का लिखा था भाई, पढ़ के बता देते हैं। इंट्यूशन का वह रूप जो किसी कृत्य के नैतिक या अनैतिक होने का परामर्श देता है, उसे अंतरात्मा कहते हैं या कॉन्शियस कहते हैं। स्पष्ट एकदम ठीक से, पक्की बात। अच्छा, यहां पर एक शब्द का जिक्र करता हूं। जिन लोगों ने इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया ना, उनको दर्शन में इंट्यूशनिस्ट कहते हैं। अब देखिए, है इंट्यूशनिस्ट, बात करते हैं अंतरात्मा की, क्योंकि अंतरात्मा भी इंट्यूशन का ही एक स्पेसिफिक फॉर्म है। तो एक व्यक्ति का नाम है हचिसन, 17th सेंचुरी 1694 से 1750 के आसपास तक वो जिंदा था। उसका नाम था हचिसन, फ्रांसिस हचिसन नाम था। इसके नाम से एक शब्द चलता है मोरल सेंस थियरी। मोरल सेंस हिंदी की किताबों में इसके ना अर्थ का अनर्थ हो गया है। मैंने नेट पे देखा, इसके ओरिजिनल राइटिंग में देखा, इसने जो उसका अर्थ बताया, बड़ा अच्छा अर्थ बताया है। मोरल सेंस, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, सेंस के दो मतलब है। एक होता है इंद्रिय, हम कहते हैं 5 सेंसेस है हमारी, 5 इंद्रियां हैं हमारी। आपने एक शब्द सुना होगा एस्थेटिक सेंस, सौंदर्य बोध, कि किसी व्यक्ति को क्या सुंदर लगता है, इससे उसके सौंदर्य बोध का पता लगता है। और हर व्यक्ति का सौंदर्य बोध अलग अलग होता है। अगर किसी को बहुत चटक रंग पसंद है, एकदम लाल रंग पसंद है, एकदम मान लीजिए चमकती हुई लाल जैकेट पहनी हुई है, सफेद जूते चमकते हुए, चमकार मारते हुए, सफेद बेल्ट जिस पे लिखा है मैंने प्यार किया, फिर एक कबूतर बना हुआ है, फिर लिखा है कबूतर जा जा जा, ऐसी बेल्ट पहनी है मान लीजिए, या जीन्स पहनी है इलास्टिक वाली, तो ऐसे व्यक्ति को देखकर उसके सौंदर्य बोध के बारे में आपके मन में छवि बन जाएगी कि ये ठीक नहीं है। अमूमन ये छवि बनेगी। हो सकता है आप कहें कि इसी को ढूंढ रहे थे, कहाँ था अब तक? हो सकता है, इंडिविजुअल चॉइस का मामला होता है। और कुछ लोगों को बहुत हल्के रंग पसंद हैं, दिखावा पसंद नहीं है, शांत रहना पसंद है, ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, आवाज नीची रहे, विनम्रता रहे व्यवहार में, ये सब पसंद होगा। सौंदर्य बोध ऐसा है। तो हर व्यक्ति अलग अलग स्तर पर सौंदर्य को देखने की क्षमता अर्जित करता है। कुछ लोगों का सूक्ष्म सौंदर्य बोध होता है। मॉडर्न आर्ट की गैलरी में अगर आप चले जाएं, तो हम जैसे लोग जाकर सोचें क्या है, क्या बना रखा है, ऐसे कुछ भी इंक फैला दी, बन गया मॉडर्न आर्ट। और वहीं कुछ लोग आपको देखेंगे लंबी दाढ़ी वाले आराम से आधे घंटे से देख रहे हैं उसको, निहार रहे हैं उस पेंटिंग को, जिसमें आप सोच रहे हैं क्या देखने का, क्या हो गया भाई साहब, ठीक हो? फिर वो क्या डिस्टर्ब मत होता, क्योंकि वो उसमें सौंदर्य देख पा रहा है। उसका सौंदर्य बोध हमारी कुरूपता बोध से बहुत ऊंचे स्तर का है। वो क्या करे बेचारा। इसलिए मीका और हनी सिंह के स्तर के लोग कुमार गंधर्व को झेल नहीं पाते। और इसमें गलती मतलब कुमार गंधर्व की नहीं है, उसमें गलती मीका की भी नहीं है, उसमें गलती तीसरे व्यक्ति की है, जो उसको झेल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका सौंदर्य बोध वैसा है नहीं। आप इस बात से सहमत है कि एस्थेटिक सेंस डेवलप होते होते गहरी होती है? ठीक वैसे ही अगर आपकी कॉन्शियस ठीक से काम करती होगी, तो एक समय के बाद मोरल सेंस डेवलप हो जाती है। और मोरल सेंस डेवलप होने का मतलब है किसी भी स्थिति में किसी कृत्य के नैतिक अनैतिक होने का एहसास इतनी स्पष्टता से होता है कि आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने जैसी सुनी पूरी बात, आपके दिमाग ने खुद बता दिया कि ये नैतिक है या अनैतिक है, क्योंकि आपकी मोरल सेंस डेवलप हो गई है, जैसे एस्थेटिक सेंस डेवलप हो जाती है। और ये मोरल सेंस कैसे डेवलप होती है? कॉन्शियस से डेवलप होती है, अंतरात्मा से डेवलप होती है। तो यदि किसी व्यक्ति की अंतरात्मा प्रबुद्ध हो, एनलाइटेंड हो, अब इस वाक्य पे गौर कीजिए, क्योंकि इसकी हिंदी की पुस्तकों में व्याख्या इतनी चौपट टाइप की, आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें भी वही चौपट व्याख्या रही है, क्योंकि हिंदी की बुक से ली गई है। लेकिन अब मैं आपको ठीक करके समझा रहा हूँ, वहां भी ठीक करेंगे इसको। मोरल सेंस का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि किसी ने अपनी अंतरात्मा को लगातार ट्रेन किया है, एनलाइटन किया है, तो धीरे धीरे उसके अंदर एक मोरल सेंस डेवलप हो जाती है। और उसके बाद उसे किसी कृत्य के नैतिक या अनैतिक होने का फैसला करने में एक क्षण भी नहीं लगता, सीधे प्रकाशित होता है दिमाग के अंदर कि ये नैतिक है या अनैतिक है। और जब इतना स्पष्ट ज्ञान मिले किसी चीज का, जो प्रत्यक्ष ज्ञान जैसा हो, उसी को बोलते हैं इंट्यूशन या अंतः प्रज्ञा। बत्ती जली या जल गई? जल गई। चलो ठीक है। अब मैंने इस चित्र के माध्यम से जो बता दिया वो ये कि
इंट्यूशन क्या है, उसी के हिस्सों में डेजा वू क्या है, टीसीसी क्या है और कॉन्शियस क्या है। स्पष्ट। हमें जिस चीज को पढ़ना है वो है कॉन्शियस, अंतरात्मा। इसी पर हमें विस्तार में देखना है। क्या चीज? हाँ, इत्तेफाक हो सकता है कि आपको इंट्यूशन हुआ, इत्तेफाक से ऐसा हो सकता है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे माँ ने कहा कि बच्चा बीमार है, बाई चांस बीमार हो सकता है, लेकिन बच्चा बीमार 5 साल के बाद हुआ है और माँ को 5 साल के बाद पहली बार ऐसा लगा। बच्चे के केस में, कई केसेस में। एक फिल्म आई थी 3 साल या 2 साल पहले, उसका नाम था नीरजा। देखिए आप लोगों ने? नीरजा जो लड़की थी जिसने बहुत सारे पैसेंजर्स को बचाया और खुद उसकी मौत हो गई, नीरजा भनोत नाम था उसका। जब वो मर गई थी तो उसके बाद उसकी मदर को ये इंट्यूशन कई वर्षों तक होता रहा कि वो जिंदा है। इसको हेलुसिनेशन कहते हैं। आपने ऐसा केस सुना कि कोई मर गया है किंतु वो सपने में आके कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो सही बातें एकदम है? इस तरह की जो स्थितियां हैं उनको इंट्यूशन, हेलुसिनेशन, इन सब के रूप में जानते हैं। और कुछ मामलों में ये इतना सही साबित हो जाता है कि आप उसे सीधे खारिज करके चल भी नहीं सकते हैं। तो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन आप सोचिए ना, बच्चा 5 साल में एक बार बीमार हुआ और उसी दिन उसकी माँ को लगा कि बीमार है। इसके इत्तेफाक होने की संभावना जितनी है उससे कई गुना ज्यादा संभावना इत्तेफाक न होने की है। जी नहीं, जो एनिमल्स को डिजास्टर से पहले अनुमान हो जाता है वो इंट्यूशन नहीं है। इनका एक प्रश्न ये है कि जैसे कई बार किसी डिजास्टर से पहले एनिमल्स को अंदाजा हो जाता है, वो इंट्यूशन नहीं है, वो उनके सुनने या सूंघने की क्षमता हमसे ज्यादा होने की वजह से होता है। जैसे डॉग्स में सुनने की क्षमता हमसे ज्यादा है, हम तो 20 हर्ट्ज के नीचे सुन नहीं पाते हैं, वो सुन लेते हैं। तो जब बहुत हल्की सी वाइब्रेशन होगी जो ह्यूमन ईयर्स के लिए अभी ऑडिबल नहीं है, उनके लिए ऑडिबल है, तो तुरंत उस पर रिएक्ट करते हैं। अब कोई जीव जंतु जमीन के अंदर रहता है पर भूकंप आने वाला है तो अंदर की वाइब्रेशंस पहले वो फील करता है तो बाहर निकलने लगते हैं। तो इंट्यूशन की वजह से नहीं, उनकी परसेप्शन की जो क्षमताएं हैं, प्रत्यक्ष जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं में वो विषय आ चुका है। हमारी क्षमताओं में अब तक वो विषय नहीं आया है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो एनिमल्स में परसेप्ट ये इंट्यूशन है नहीं, पर ऐसी कोई स्टडी मैंने पढ़ी नहीं है, होता होगा उनके अंदर भी, लेकिन ऐसी कोई खास स्टडी दिख रही है। तो पहली बात, अंतरात्मा क्या है, मैंने आपको एक वाक्य में लिखवा दिया क्या है अंतरात्मा। अब देखिए अंतरात्मा की बात कौन लोग करते हैं, कौन से प्रमुख विचारक। आप 1-2 विचारकों का नाम मौका मिले तो लिख दीजिएगा कि इन लोगों ने इस पर विशेष रूप से बातचीत की है। नैतिक क्षेत्र में अंतरात्मा का सिद्धांत देने वाले विचारकों, मैंने आपसे पहले ही कहा कि एक विचार है इंट्यूशनिज्म। तो बताइए इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतः प्रज्ञावाद। पश्चिमी दर्शन में डीओंटोलॉजी के समर्थक जो लोग हैं उनमें एक तो कांट है और एक इंट्यूशनिज्म है। अब आपके मन में आ रहा है कि डीओंटोलॉजी क्या होता है? बहुत पहले सुना तो था कुछ, नियमों और आदेशों को चुपचाप मान लेना चाहिए, ये डीओंटोलॉजी है। और परिणाम की समीक्षा करके किसी के नैतिक अनैतिक होने के बारे में सोचना चाहिए, ये टेलियोलॉजी है। जो कानून के समर्थक हैं वो डीओंटोलॉजी के समर्थक हैं। कॉन्शियस के समर्थक आमतौर पर बटे हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ डीओंटोलॉजी के समर्थक भी हैं। जब पढ़ेंगे 5 टॉपिक ना, वहीं इस पर विस्तार बात करेंगे, अभी केवल संकेत कर दिया। इस अंतः प्रज्ञावाद में 2 विचारकों का नाम ध्यान रखना है। एक तो मैंने अभी आपको बताया था हचिसन, फ्रांसिस हचिसन, और दूसरा जिसका जिक्र हम थोड़ा ज्यादा करने वाले हैं वो है जोसेफ बटलर। जोसेफ बटलर, बटलर, ठीक है, स्पष्ट एकदम। दूसरा, कुछ धर्मशास्त्री ऐसा मानते हैं कि अंतरात्मा ईश्वर की आवाज है। जो मैंने एक बार आपसे कहा था, अंतरात्मा ईश्वर की आवाज है, ऐसा मानने वाले कई लोग हैं। अगर आपको एक नाम लिखने का मन कर ही जाए तो आप, एक बहुत बड़ा मूर्ख हुआ है, उसका नाम है कार्ल बार्थ। आपको जब भी कोई बहुत बड़ी मूर्खतापूर्ण बात किसी विद्वान के नाम के साथ लिखनी हो, आप कह सकते हैं इसने कहा ही होगा। तो कार्ल बार्थ है, रेनोल्ड नीबुर है, ऐसे कुछ लोग हुए जो इस तरह की बात करते थे। ये कहते हैं कि अंतरात्मा से सिद्ध होता है कि ईश्वर है, क्योंकि वो आवाज किसकी है, किसी और की तो है नहीं वो आवाज। इसकी सबसे अच्छी व्याख्या जिस व्यक्ति ने की है वो है सिगमंड फ्रॉइड। और सिगमंड फ्रॉइड से अगर आप पूछेंगे कि कॉन्शियस क्या है तो वो सिंपल बोलता है सुपर ईगो। हमारी सुपर ईगो ही हमारी कॉन्शियस है। और सुपर ईगो मेरे ख्याल से हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा नैतिक मन होता है, ये नैतिक मन प्राकृतिक है या बनता है? प्राकृतिक कौन सा मन होता है? इड। इड प्राकृतिक है। सुपर ईगो भारत मतलब हमारे समाज में बनता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में जो मन तैयार होता है उसको बोलते हैं सुपर ईगो। तो सुपर ईगो जब भी इड से कन्फ्लिक्ट में होगा तब सुपर ईगो हमें जो भी परामर्श देगा उसी परामर्श को हम कहते हैं कि हमारी अंतरात्मा की आवाज है। स्पष्ट एकदम। और इसके अलावा दर्शन की दुनिया में एक दर्शन हुआ अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद के कई समर्थकों में जिसने सबसे ज्यादा इसका समर्थन किया उसका नाम है कीरकेगार्ड। और उसके 100 साल बाद एक व्यक्ति हुआ सार्त्र। इन दोनों ने मुख्य रूप से ये कहा कि सबसे नैतिक निर्णय वही होते हैं जो अंतरात्मा के अनुसार लिए जाते हैं। तो सबसे नैतिक निर्णय अंतरात्मा द्वारा ही लिए जाते हैं। सब सरल भाषा में आप ये बात कह सकते हैं कि हमारा सबसे अच्छा नैतिक निर्णय वही होगा जो हमारी अंतरात्मा के अनुसार लिया गया हो। अब आप मुझे ये बताएं कि यदि कोई आपसे पूछे अंतरात्मा क्या है, 100 शब्दों में बताना हो, तो पहले 1-2 वाक्य में समझा देंगे। इंट्यूशन गोले गोले बना के समझा देंगे कि इंट्यूशन ये है, डेजा वू ये है, और ये अंतरात्मा है। और फिर समझा दीजिएगा कि अंतरात्मा के लिए फ्रॉइड ने सुपर ईगो की व्याख्या की है
कुछ मूर्खों ने इसको ईश्वर की आवाज कहा था, जो बात गलत मानी जाती है। और अंतः प्रज्ञावाद की बात जो है थोड़ी सी मैं समझाऊंगा, वो इसके बाद आप मेंशन कर दीजिएगा। बढ़िया आगे। ये जो बटलर है, जोसेफ बटलर, उसके सिद्धांत का एक पक्ष केवल मैं आपको यहां बता रहा हूं ताकि आप इंट्यूशन या कंसाइंस का थोड़ा और स्पष्ट कर दें। अब मैं एक वाक्य बोलता हूं, बताइए स्पष्ट हो रहा है नहीं। इंट्यूशनिज्म जो कि एक नैतिक दर्शन है, उन लोगों ने इंट्यूशन शब्द को सामान्यतः अंतरात्मा के अर्थ में ही लिया है, लेकिन वैसे हम ये मानते हैं कि इंट्यूशन और अंतरात्मा में सेट और सबसेट का संबंध है। हाथ कुछ लगा नहीं, कोई भी भाव कम वक्त जगा नहीं। अच्छा, मैंने जो वाक्य बोला अभी, आप ऐसे कितने लोग उस वाक्य को दोहरा सकते हैं अपने आप? वेरी गुड, कम से कम 10-15 लोगों ने कहा हाँ। उठो भाई, तुम्हें बताओ, लास्ट चेयर, बताइए क्या बोला था? क्या बात है, गजब कर दिया, बहुत बढ़िया। ये होती है क्लैरिटी समझने की, कि बात सुनिए और खटाक से इंट्यूशन के लेवल पे चली गई सीधी बात, एकदम स्पष्ट साक्षात ज्ञान। यही इंट्यूशन का मतलब है, और क्या मतलब होता है। कई लोगों को जलन हो रही होगी ना कि तारीफ हमारी तो हो नहीं पाई, सारी तारीफ ले गया भाई। और कौन बताएगा जरा, देखिए कौन सुनाएंगे पूरा वाक्य एज इट इज? बता दो, पता लग जाएगा पुरुषों महिलाओं में कौन आगे चल रहा है। उठ के बोलो, सबको बताओ। अंतरप्रज्ञावाद वो है, अंतरप्रज्ञावाद को मानने वाले जो भी दार्शनिक वगैरह है, वो ये मानते हैं कि जो इंट्यूशन है वही कंसाइंस है। लेकिन अगर सामान्यतः व्यवहार में देखें तो इंट्यूशन और कंसाइंस में सबसेट और सेट और सबसेट फर्स्ट बचा मामला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, एकदम बैठिए, परफेक्ट। हाँ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। चलो, अब मैं फिर से वही वाक्य दोहरा रहा हूँ जो इन दोनों बच्चों ने एकदम ठीक दोहराया है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं ये कह रहा हूँ, ये तो आप जानते हैं कि इंट्यूशन और कंसाइंस में सेट सबसेट का संबंध है। देखिए अच्छी बात क्या है, मैंने क्या बोला कि इंट्यूशन और कंसाइंस में सेट सबसेट का संबंध है। उन्होंने जब बोला तो उन्होंने गलती से पहले कंसाइंस बोल दिया, तो मुझे लगा मामला फंस ना जाए, तो बोले कंसाइंस और इंट्यूशन में सबसेट और सेट का संबंध है, तो मामला ठीक कर दिया। यही इन्होंने भी किया, कंसाइंस और इंट्यूशन में गलती की सेट सबसेट, फिर ध्यान है नहीं, सबसेट सेट का संबंध है। यही क्लैरिटी होती है कि आपको चीजों का लिंक समझ में आना चाहिए, किस चीज का लिंक किसके साथ कैसा है। तो सामान्य समझ ये कहती है कि इंट्यूशन का एक हिस्सा कंसाइंस है, लेकिन इंट्यूशनिज्म के समर्थकों ने इन दोनों को समानार्थक रूप में लिया है। इसलिए जब वो इंट्यूशन की बात करते हैं तो दरअसल वो कंसाइंस की बात कर रहे होते हैं। उन्होंने दोनों को एक ही मान के समझाने का प्रयास किया है। तो वो क्या कहते हैं इंट्यूशनिज्म वाले, यानी कि बटलर साहब क्या कहते हैं? बटलर ने कहा कि कंसाइंस को समझना हो तो समझो कंसाइंस के दो हिस्से होते हैं। कंसाइंस या इंट्यूशन एक ही बात है, यहां पर ध्यान रखना। आप हिंदी में धूमधाम से अंतरात्मा लिख के आइए। तो बटलर साहब कह रहे हैं कि हमारी कंसाइंस के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष है ज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट, संज्ञानात्मक भी कह सकते हैं, ज्ञानात्मक भी कह सकते हैं। और दूसरा है अधिकारात्मक पक्ष, यानी अथॉरिटेटिव एस्पेक्ट। ज्ञानात्मक को कह लीजिए कॉग्निटिव, और अगर आपको ज्ञानात्मक में संज्ञानात्मक अच्छा लगता है तो वो भी कर सकते हैं, एक ही बात है, जो आपको अच्छा लगे वो मान लीजिए, ठीक है। तो अंतरात्मा के दो काम हैं, दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष एक एक काम करते हैं, तो आप कह सकते हैं अंतरात्मा दो काम करती है। पहला काम यह करती है कि किसी नैतिक दुविधा के समय वो हमें ज्ञान देती है कि इसमें क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। तो उचित और अनुचित का ज्ञान देना। नैतिकता की दुनिया में सही शब्द क्या होता है? उचित अनुचित। तो उचित अनुचित का बोध करवाना, क्या एप्रोप्रिएट है क्या इनअप्रोप्रिएट है इस कंडीशन में, ये बताना कॉग्निशन के स्तर पे, ये पहला काम है कंसाइंस का। स्पष्ट हुआ यहाँ तक? तो जब भी किसी नैतिक दुविधा में मामला फंस गया और आपके अंदर से आवाज आ रही है कि ये कर लो, इसका मतलब आपकी अंतरात्मा कह रही है कि ये इन दोनों विकल्पों में तुलनात्मक रूप से ये विकल्प ज्यादा नैतिक है, इसलिए आपको ये कर लेना चाहिए। ये ज्ञान वाला मामला है। दूसरा है अधिकारात्मक पक्ष, और इसका मतलब है कि जो उसने ज्ञान दिया कि ये करना चाहिए, वह आपसे करवाने के लिए जोर भी डालती है, बल प्रयोग करती है, दबाव बनाती है। तो अंतरात्मा की दबाव बनाने की शक्ति, कि जो मैंने कहा ये व्यक्ति वही काम करे, ये दोनों शक्तियां होती हैं अंतरात्मा में। बताना कि क्या सही है और फिर जोर डालना कि यही करो, यही करो, ये नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, इस तरह का दबाव बनाना। ये दोनों शक्तियां समय के साथ कम ज्यादा होती रहती हैं, और ये आवश्यक एकदम नहीं है कि हमेशा दोनों बराबर चलेंगी। जैसे एग्जांपल लीजिए, इड ईगो, तो आप जानते हैं इड सुपर ईगो का संघर्ष कैसे होता है। तो एक एग्जांपल से बात देखते हैं कि एक शाकाहारी परिवार का बच्चा जो शाकाहारी है, बाई चॉइस नहीं, बाई कंपल्सन शाकाहारी है, क्योंकि माँ शाकाहारी, बाप शाकाहारी, नाना नानी चाचा चाची सब शाकाहारी, तो बच्चा क्या, बच्चा भी शाकाहारी। उसकी चॉइस तो नहीं पूछी गई थी, पर वो शाकाहारी है, और उसको ठीक से पट्टी पढ़ाई गई है, तो वो एकदम जिहादी किस्म का शाकाहारी है। और मांसाहारियों को खूब गालियां देता है, तुम्हारा पेट का ब्रिस्तान है, तुम तो ये हो, तुम तो कुत्ता खाते हो, तुम तो मक्खी खाते हो, मच्छर खाते हो, और मक्खी चूस तुम ही लोग हो, मक्खी चूस जाते हो, ऐसी बातें बोलता है मांसाहारियों को। और मांसाहारी कहते हैं कि बोल ले बेटा, जिस दिन खाएगा उस दिन देखेंगे, बोलता रहे। जो स्वर्ग से दूर होता है ना, वैसे ही बोलता है, अंगूर खट्टे अंगूर खट्टे अंगूर खट्टे, खा के देख तो पता लगे। और करते करते एक दिन मांसाहारी समुदाय ने उसको धोखे में कुछ खिला ही दिया, धोखे में कटहल के खिला दिया, मटन।
दोनों की शक्ल एक जैसी होती है ना। तो मैं तो ऐसे वाला शाकाहारी कटहल भी नहीं खा पाता उस चक्कर में कि देख के मटन लगता है, खा ही नहीं जाता, लगता है कि बकरा आ गया मुंह के अंदर, तो कैसे खाएंगे। पर कुछ लोग खा लेते हैं। तो मान लीजिए कि मटन को कटहल बता के खिला दिया और उसे खाने के बाद कहा यार कटहल इतनी बार जिंदगी में खाया पर ऐसा नहीं खाया, ये कटहल कहाँ पैदा होता है। और फिर आपने कहा बकरा पालन केंद्र में ये कटहल वहाँ पैदा होता है। तो अब समझ में आया, लेकिन अब स्वाद लग गया है, ये आदमी आदमखोर हो गया, मतलब बकराखोर हो गया। अब इसकी अंतरात्मा थोड़ा तड़पेगी, चिल्लाएगी कि ये क्या कर दिया, उल्टी करवाएगी, गले में उंगली डलवाएगी, उल्टी करवाएगी, वो सब करवाएगी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक बात रह जाएगी कि टेस्टी बहुत था, ऐसा भाव आ जाएगा मन के अंदर। जितना धिक्कारेगी इसकी अंतरात्मा आज। अब आपको बताने कि 10 दिन के बाद एक सिचुएशन ऐसी आई जहां फिर से सब लोग मटन खा रहे हैं। लोगों ने इससे कहा कि तुम भी खा लो। लोगों ने कहा कि देखो जो बकरा मरना था मर ही चुका है, तुम्हारी वजह से तो मरेगा नहीं, तो पहले ही मर गया है, एक्स्ट्रा कोई मार दे रहा तुम्हारे लिए, मटन पड़ा ही हुआ है, तुम खाओगे तो भी काफी है, नहीं खाओगे तो भी काफी है। तुम्हारी वजह से जीवन कहाँ गया किसी का, वो तो वैसे ही चला गया है। जब चला ही गया है तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना चाहिए, तो खा लो भाई। अब क्योंकि इसका इड जो है ना मचल रहा है अंदर ही अंदर, उस 10 दिन पहले की यादें ताजा हो रही हैं इसके अंदर, अब इस बात की संभावना है कि ये खा लेगा। आपको जो बताना है वो ये कि इसकी अंतरात्मा जितना पिछली बार कचोट रही थी इस बार उतना ही कचोटेगी या कम कचोटेगी। इस बार कम कचोटेगी, तीसरी बार और कम, चौथी बार खाली मम्मी आएगी कि देखो प्लीज देख लो, बाकी जैसा ठीक लगे, वैसे अच्छी बात तो नहीं है, देख लो यार, ऐसे करेगी। 5वीं बार सोचेगी मैं क्यों अपने अपना सम्मान खराब करूं, अपनी इज्जत अपने हाथ चुप रहेगी अंतरात्मा उसके बाद। ऐसा हो सकता है कि एक कृत्य जो अनैतिक है, अंतरात्मा हर बार ये हिंट करे अनैतिक है, अनैतिक है, अनैतिक है, अनैतिक है, अनैतिक है, लेकिन पहली बार चिल्ला चिल्ला के बोले अनैतिक है, मत करना, मत करना, मत करना, दूसरी बार के बोले मत करो, तीसरी बार देख लो यार, चौथी बार अब क्या कहें तुम्हें, अब क्या कह सकते हैं, और 5वीं बार चुप एकदम, आवाज नहीं आ रही अंदर से। तो ऐसा हो सकता है कि ज्ञानात्मक पक्ष जीवित होते हुए भी अधिकारात्मक पक्ष धीरे धीरे कम होता जाए, बशर्ते अगर किसी अनैतिक कृत्य में उस व्यक्ति को रसास्वादन मिलने लगा है तो धीरे धीरे उसकी अंतरात्मा उसको परेशान करना बंद कर देती है। इन दो पक्षों से मिलकर बनता है अंतरात्मा का सिद्धांत। बात स्पष्ट हो गई यहाँ तक? चलिए ठीक है। अब आइए इसके प्रकार पर, अब सिविल सेवक की निगाह से देखेंगे कंसाइंस के प्रकार। कुछ लोगों ने कंसाइंस के प्रकार बनाए हैं। ये ऐसा नहीं कि मोटी कंसाइंस छोटी कंसाइंस ऐसे वाले प्रकार नहीं, मतलब कंसाइंस प्रयोग कैसा हो रहा है, कितना उसको ट्रेन किया गया है, इस तरह से। तो प्रकार बनाते हैं कुछ आधारों पर। पहला आधार है कि अंतरात्मा का प्रयोग सही तरीके से किया गया या नहीं। अंतरात्मा का प्रयोग सही तरीके से हुआ या नहीं, इस आधार पर कुछ प्रकार बन सकते हैं। तो दूसरा, अंतरात्मा का निर्णय कितना स्पष्ट है। तो निर्णय की स्पष्टता के आधार पर अंतरात्मा के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, क्या क्या रूप हो सकते हैं। और तीसरा, अंतरात्मा कितनी प्रशिक्षित है, अंतरात्मा का कितना प्रशिक्षण हुआ है, अंतरात्मा कितनी प्रशिक्षित है, इस आधार पर भी अंतरात्मा के कुछ रूप या भेद माने जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अंतरात्मा का प्रयोग सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ। इस पहले आधार पर अंतरात्मा के दो भेद माने जाते हैं। एक होती है ट्रू कंसाइंस, ट्रू, इसके लिए हिंदी में क्या शब्द हो सकता है, सत्य या त्रुटि विहीन कह दीजिए। और दूसरा है इरोनियस, ERRONEOUS, यानी त्रुटिपूर्ण। तो त्रुटि विहीन और त्रुटिपूर्ण, सॉरी त्रुटि विहीन यानी ट्रू और त्रुटिपूर्ण यानी इरोनियस। इसका मतलब आपकी अंतरात्मा जिस नैतिक सिद्धांत पर चल रही थी उस नैतिक सिद्धांत का प्रयोग ठीक तरीके से हुआ है तो ट्रू कंसाइंस है। और यदि आपकी अंतरात्मा ने उस नैतिक सिद्धांत का प्रयोग ठीक सेंस में किया ही नहीं, गलती कर दी उसमें, तो हम कहेंगे इरोनियस कंसाइंस है। जैसे समझते हुए चलते हैं साथ साथ ही, पहले पूरी लिस्ट क्यों बनाए। मैंने बड़ा आपको एग्जाम्पल दिया था महात्मा गांधी का, आज फिर से वो एग्जाम्पल लेते हैं। आप छोड़ो महात्मा गांधी को, अपना बताओ। मान लीजिए कि पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, 2-3 मच्छर वहीं पर फ्लाइट कर रहे हैं। एक मच्छर ने फ्लाइट ली, अपने कान के पास से उड़ता हुआ निकला, कान में जूं की आवाज निकाल के साइड से निकल गया। और जैसे जैसे आप पढ़ने में ध्यान लगाते हैं कान में आवाज आ जाती है बार बार। अंत में आपने कागज पेन छोड़ा, पहले से पहले इसी को निपटा लेते हैं, है ना। और अंत में आपने बहुत सही निशाने से ताली बजाई और 2-3 तालियों में तो बच गया वो। और उस छोटे बच्चे ने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं पहली बार उड़ा, बहुत सारे इंसान तालियां बजा रहे थे मेरी फ्लाइट देखकर। लेकिन चौथे 5वें प्रयास में आपने जब उसको मारा तो हथेली के बीच में नहीं आया। कई बार तो क्या हथेली के बीच में एकदम पिस जाता है, आसपास खूब रस भी होता है, खूब सारा गूदा रस सब कुछ होता है, बहुत सारा खून ही खून, और काफी मोटा मच्छर होता है कभी कभी, तो है ना। फिर हाथ धोना पड़ता है। पतला मच्छर तो हाथ नहीं धोता, सोचते रहा तो गंदगी चलती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पतला मच्छर है, हमारा खून लगा ही नहीं कहीं, तो चलो हटाओ इसको। सूखा मच्छर था, गीला मच्छर था ही नहीं, तो ड्राई मॉस्किटो था, ठीक है। एक खास स्थिति की कल्पना कीजिए कि आपने मच्छर को मारा, मच्छर ने भांप लिया कि 2 जबड़ों के बीच में आने वाला हूं, वो भागा, लेकिन अंत में कोने में फंस गया।
और उसके 2 पंख और एक टांग टूट गई। एक तरफ का पंख बच गया है, एक तरफ की टांग बची हुई है, और वो अभी किताब के ऊपर गिरा हुआ है। तड़प के कोशिश कर रहा है कि मैं उठ जाऊं, फिर से फ्लाई करूं, लेकिन उसके पंख काम नहीं कर रहे, साथ नहीं दे रहे। और अब कोई ऐसी मेडिकल साइंस भी विकसित नहीं है कि उसको वापस फ्लाइट के लायक बना सके, फ्लाइट के लायक बना सके। अब उसकी फ्लाइट की संभावना स्थायी रूप से खत्म हो गई। आपकी कॉपी पे वो हिल रहा है, तड़प रहा है, आपके हाथ में पेन है, आप उसको पेन से दबा के तुरंत मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं। आपको दया भी आ रही है, आपको लग रहा है मैं किसी का जीवन क्यों लूं, अब तो म्यूजिक दे नहीं पाएगा, वैसे भी मुझे दिक्कत इसके म्यूजिक से थी, इसके जीवन से कहाँ थी, ना ये काट पाएगा ना म्यूजिक दे पाएगा। तो आपको बताना है मेरा सवाल का जवाब, आप में से कितने लोग उस स्थिति में उस मच्छर को जान से मार देंगे? हाथ खड़ा करें। ऐसे लोगों की संख्या करीब 70 के आसपास, 70-80 के आसपास। और आप में से कितने लोग, नहीं तड़प नहीं रहा है, मतलब उसको पेन नहीं हो रहा, लेकिन उसकी जिंदगी का मतलब बाकी वो स्कोप खत्म हो गया है। और आप में से कितने लोग उस मच्छर को नहीं मारेंगे? तो आप क्या करेंगे? सोच नहीं पा रही हैं कि जो करेगा मच्छर ही कर लेगा, हम नहीं करेंगे ना, सुसाइड करने कर ले, हम क्यों करेंगे कुछ? ठीक है। तो इसमें रोचक बात यह है कि अहिंसा का सिद्धांत मानने वाला व्यक्ति उसको मारेगा या नहीं मारेगा, सवाल यह है। और ये एग्जाम्पल बड़ा सटीक एग्जाम्पल है इस बात को समझने का। जैसे मैं तो बहुत शाकाहारी हूँ और मेरी हिंसा करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती किसी के साथ भी, तो मेरा मन करता है कि कोई किसी के साथ हिंसा ना करे, मैं भी ना करूँ, कोई मेरे साथ भी ना करे। पर अगर मच्छर म्यूजिक दे तो मैं बहुत सोच समझ के नहीं, रिफ्लेक्सिव एक्शन में ताली बजा देता हूँ। रिफ्लेक्सिव एक्शन का मतलब बहुत सोच समझ के नहीं किया आपने, हो गया आपसे। और यदि मच्छर ऐसा अधमरा हो जाए मेरे सामने, तो मैं दिल को बहुत मजबूत करके उसे रखता हूँ, एक किताब उठाता हूँ मोटी सी, उसके ऊपर रख के ठीक से दबा देता हूँ और फिर किताब को उठा के साफ कर लेता हूँ। और मुझे कोई खास गिल्ट फीलिंग इसमें नहीं होती है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि इस मच्छर के लिए अब जीवन ज्यादा बुरा है, मौत ज्यादा आसान है। और ये उड़ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, अगर मैं छोड़ भी दूंगा तो एक कोने में फंसा रहेगा और भूख से तड़प के मर जाएगा। और 10-15 घंटे भूख से तड़प के मरने से ज्यादा अच्छा है 1 सेकंड की मौत। तो जैसे मैं कहूंगा कि उस मच्छर को मार देना अहिंसा के नजदीक है, और न मारना कई घंटों तक उसको तड़पने के लिए छोड़ने के बराबर है, जो कि ज्यादा हिंसक है। ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया? महात्मा गांधी का बछड़ा को याद, ये एग्जांपल, ये वैसा ही एग्जांपल है। अब मान लीजिए कि अहिंसा के सिद्धांत को कोई मानता है, और ऐसी सिचुएशन में वो अहिंसा के सिद्धांत का सही प्रयोग कैसे करेगा? उस मच्छर को मारकर या मच्छर को छोड़कर? तो मेरी सलाह है कि मारकर करेगा। अगर आपने उस मच्छर को मारकर अहिंसा के सिद्धांत का प्रयोग किया तो इसका मतलब आपने सिद्धांत को केवल शब्दों में नहीं समझा था, उसकी मंशा को भी समझा था, सार को भी समझा था। तो जो व्यक्ति नैतिक नियम की मंशा को समझेगा, सार को समझेगा, न कि केवल नियम पर ध्यान देगा, वो उस नैतिक नियम को गहराई से अप्लाई करेगा, जो कभी कभी दिखने में विपरीत लग सकता है, लेकिन जो उस नैतिक नियम से ज्यादा सुसंगत होगा। और जो नैतिक नियम को केवल एक नियम के रूप में, फार्मूले के रूप में, सूत्र के रूप में इस्तेमाल करेगा, वो ऐसी किसी भी स्थिति में जहां थोड़ी सी वेगनेस है, जो कुछ वेग सिचुएशन है, एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन है, अमूर्त स्थिति है, एक कंफ्यूजिंग स्टेट है, वहां वो नियम के पीछे पड़ा रहेगा, ना कि उसके एसेंस को या उसके सार को समझ पाएगा। तो पहली बात समझ में आ रही? जो व्यक्ति नैतिक नियम के सार को समझकर उसका सही प्रयोग करता है, उसकी अंतरात्मा को बोलते हैं उस स्थिति में कि वो ट्रू कॉन्शियंस है। और जो केवल नियम के पीछे पड़ जाता है, सार को नहीं समझ पाता है, हम कहते हैं कि इरोनियस कॉन्शियंस है, जो कई प्रकार की गलतियां कर बैठती है। इसमें ऐसे एग्जाम्पल है रेयर, जैसे एक बार एग्जाम्पल दिया था, एक आतंकवादी है, कई हत्याएं की हैं, आज पुलिस उसके पीछे पड़ गई, आपके घर में घुस गया, आप जैन साहब हैं, और आतंकवादी ने कहा कि देखिए मेरे जीवन का सवाल है, प्रत्येक प्राणी का जीवन पवित्र होता है, महावीर जी कह गए, तीर्थंकर जी कह गए हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो रायणियम। आपने कहा अरे मजा आ गया, मजा आ गया, बताओ बताओ क्या करना है? उसने कहा बस मेरा जीवन बचा लीजिए किसी तरह से। और आपने कहा मेरे होते हुए तुम्हारा जीवन बिल्कुल नहीं होगा, शांति से पलंग के नीचे घुस जाओ, बनते मैं देख लूंगा। बनते समझ गए आप लोग? तो अब पुलिस आई, सेना आई, उसने पूछा कि आपने देखा है इस दुर्दांत आतंकवादी को, 300 हत्याएं कर चुका है, ये कर चुका है, वो कर चुका है, इसको ढूंढ के मारना चाहते हैं, और आपकी दया जाग गई है, क्योंकि भगवान बुद्ध, महावीर कह गए हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म है नहीं, महात्मा गांधी ने भी कहा है। पर आपको करना भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी जान बचानी होगी। अब आपने अहिंसा के सिद्धांत का सही प्रयोग किया या केवल फार्मूले के पीछे पड़ गए? फार्मूले के पीछे पड़ गए, और इसका मतलब ये इरोनियस कॉन्शियंस है, ना कि ट्रू कॉन्शियंस है। ठीक? तो कोई आतंकवादी मिल जाए तो उसको छोड़ना है, निपटा देना है? वीरप्पन की पत्नी को क्या करना चाहिए था? पुलिस को फोन कि मेरे ये यहां पर हैं, आके निपटा दो इनको, क्योंकि मेरे तो ये हैं, बाकी सबके वो हैं, और कईयों का खून कर चुके हैं और पता नहीं कितनों का खून बहाएंगे, तो आप हे पुलिस अंकल आके निपटा दो इनको। ये दूसरा है कि अंतरात्मा का निर्णय कितना स्पष्ट है। इसके लिए 3 शब्द चलते हैं, एक सर्टेन, एक प्रोबेबल, एक डाउटफुल। तो पहला है सर्टेन कॉन्शियंस, तो आप सुनिश्चित या सुस्पष्ट अंतरात्मा कह सकते हैं। दूसरा है प्रोबेबल, संभाव्य अंतरात्मा, और
तीसरा है डाउटफुल, संदेह या संशय, संदिग्ध भी कहना ठीक नहीं है, संदेहास्पद भी कहना ठीक नहीं है, संशयपूर्ण कह दीजिए, संशयपूर्ण या संशयात्मक अंतरात्मा। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, आपकी अंतरात्मा हमेशा क्लियर कट जवाब देती है, कभी कभी कंफ्यूजन में छोड़ देती है, कभी कभी छोड़ देती है कंफ्यूजन में ही, है ना? नहीं छोड़ती कंफ्यूजन में, कभी नहीं छोड़ती है। इसका मतलब वो सिचुएशन आई नहीं अभी तक। तो पहली बात है, सर्टेन का मतलब है जब अंतरात्मा सीधा जवाब दे, ये करो, ये मत करो, ये नैतिक है, ये अनैतिक है, जब ऐसा जवाब दे। 100 और 0 कि ये नैतिक ही है, ये अनैतिक ही है, अगर ऐसा जवाब आए तो अंतरात्मा सुस्पष्ट है, एकदम से कंफ्यूजन नहीं है जरा सा भी। ठीक। प्रोबेबल का मतलब है जहां अंतरात्मा एक पक्ष में अच्छा खासा झुकी हुई है, लेकिन तब भी हल्का सा स्कोप छोड़ दे कि भाई देख लो, बाकी हमें तो ठीक लग रहा है ऐसे करके। तो 80-20 टाइप मामला समझ लीजिए कि आप अंतरात्मा से पूछ रहे हैं कि भाई बताओ अंतरात्मा जी, आगे बढ़ूं या पढ़ाई कर लूं, छोड़ दूं? और अंतरात्मा सीधा नहीं बोल रही, कुछ की अंतरात्मा बोलती है सिर्फ पढ़ाई करो, दिल्ली इसलिए नहीं आए हो, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आए हो, बाबूजी को याद करो, माता जी को याद करो, खून पसीना करके भेजा तुम्हें पढ़ाई करने के लिए, और तुम यहीं सब करोगे। अंतरात्मा स्पष्ट है एकदम। फिर आप सोचते हैं चुप रहे, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बस चुप रहे, ज्यादा बोल मत। कभी कभी क्या अंतरात्मा बोलती है देखो पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ाई करनी चाहिए, बाबूजी को याद करो, माता जी को याद करो, लेकिन तुम इंसान भी तो हो भाई, तुम्हारा भी तो यही जीवन है, यही तो उम्र है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए आए हो, पढ़ाई करो, बाबूजी का सोचो, माँ जी का सोचो। तो जब माँ जी और बाबूजी ज्यादा आ रहे हो और अपना जीवन कमा रहा हो, या इसका रिवर्स, अपना जीवन बहुत ज्यादा आ रहा है, माँ जी बाबूजी कमा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये दोनों स्थितियां क्या हैं? प्रोबेबल कंसाइंस की अंतरात्मा हिंट कर रही है ज्यादा कि ये ज्यादा ठीक है, लेकिन दूसरा पक्ष भी उतना कमजोर नहीं है, इस तरह की स्थिति को बोलते हैं प्रोबेबल कंसाइंस। और सबसे दुर्भाग्य उन लोगों का है जिनकी अंतरात्मा फंसी आधे आधे में, डाउटफुल कंसाइंस, 50-50 एकदम, कि आप अपनी अंतरात्मा से पूछ रहे हैं कि भाई फाइनल बताओ यार, ये या वो, फाइनल बताओ। दोनों तरफ से प्रस्ताव आया हुआ है, आज 13 फरवरी है, कल फाइनल करना होगा, अब ज्यादा समय नहीं है। और अंतरात्मा इतनी उलझाऊ टाइप की है, 1 घंटे पहले बताया कि वो ठीक है, आप खुश हो गए, चलो यार फाइनल तो हुआ। 1 घंटे बाद किसी ने आके 1-2 वाक्य बोल दिया कि वो ठीक है, वो ये नहीं, पागल हो गए हो। आपने उसको तो विदा किया, आपने उसको विदा किया किसी तरह से, उसके बाद खुद लहूलुहान, उसके बाद 1 घंटे अरे यार गलत हो गया, क्या बोला, ये वो नहीं ये। तो अंतरात्मा स्पष्ट फैसला करे तो पहला, लगभग स्पष्ट फैसला करे सेकंड से, एकदम उलझाऊ स्थिति में लेके आ जाए तो तीसरी स्थिति है। 3 प्रकार की अंतरात्मा की स्थितियां मानी गई हैं। अंतिम है कि अंतरात्मा कितनी प्रशिक्षित है, कितनी ट्रेंड है। और इसके लिए माना जाता है कि अंतरात्मा के 2 प्रकार मान लेने चाहिए। एक को बोलते हैं एनलाइटन्ड कंसाइंस, प्रबुद्ध अंतरात्मा, एनलाइटन्ड कंसाइंस। ठीक। और जो दूसरे वाला है उसको बोलते हैं इग्नोरेंट, यानी जिसमें इग्नोरेंस ज्यादा हो, इग्नोरेंट कंसाइंस। इग्नोरेंट को आप कह सकते हैं अप्रबुद्ध अंतरात्मा, या उसको बोलिए प्रबुद्ध, इसको बोलिए बुद्ध अंतरात्मा। तो प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध अंतरात्मा, देखो प्रबुद्ध अंतरात्मा का मतलब है कि अंतरात्मा ऐसे ही नहीं है। देखो अंतरात्मा तो बच्चों की भी होती है ना, लेकिन जो व्यक्ति चीजों को ठीक से समझेगा, बूझेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, डिस्कशन करेगा, करते करते उसकी अंतरात्मा ट्रेंड हो जाएगी। और जिस क्षेत्र में उसको फैसले करने हैं, अगर उसने उस क्षेत्र से संबंधित लगभग हर महत्वपूर्ण चीज को ठीक से पढ़ा, समझा है, गुना है, तो उसकी जो अंतरात्मा है ट्रेंड है, एनलाइटन्ड है। एक समय के बाद एनलाइटन्ड का सिंपल सा मतलब है कि उस व्यक्ति के भीतर मॉरल सेंस डेवलप हो गई है, मॉरल सेंस डेवलप हो गई, एक नैतिक समझदारी विकसित हो गई है, और सिचुएशन को देखते ही खटक से बोल देता है कि ये ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है, सामान्य बात है। बाकी लोग कुल्हाड़ी फरसा लेके घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं इसमें क्या है, सामान्य बात है। इस व्यक्ति को वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। तो सुने जाना आपने कि इसको मारो, लेकिन सबसे पहले वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, उसके बाद सब पीछे हट जाते हैं। तो जो व्यक्ति इन सब चीजों को समझता है, J.S. मिल ने ऐसे व्यक्ति को बहुत जिक्र किया है, और J.S. मिल कहते हैं कि सबसे अच्छे जजेस वही व्यक्ति हैं, उन्हें से सीखना होगा। और अप्रबुद्ध अंतरात्मा, जिसको हमने ठीक से ट्रेनिंग का मतलब ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं की है, यूं ही ज्ञान देने आ गए हैं, किसी ने किसी मामले में सवाल पूछा, खटाक से फैसला कर लेते हैं। देखिए अभी आप अपनी स्थिति को सोच लीजिएगा, अगर आपके फैसले बहुत खटाक से हो जाते हैं और दूसरा व्यक्ति जो आपका विरोधी ही मान लीजिए, अगर आप उसके पक्ष को समझने में असमर्थ रहते हैं, तो आपकी अंतरात्मा अप्रबुद्ध है, एनलाइटन नहीं है। एनलाइटन कंसाइंस का सिंपल सा सूत्र है, जब आपको अपने प्रतिस्पर्धी या दुश्मन के प्रति भी दया आने लगे, उन मुद्दों पर जहां आप खुद होते तो आप दया चाहते हैं, वहां जब आपका विरोधी आपसे खराब तेवर से बात करे और आप उस समय भी ये समझ पा रहे हो कि ये खराब व्यक्ति नहीं है, इसकी परिस्थिति ऐसी है कि ऐसा करने को बाध्य है, और इसलिए आपको उस पर उतना गुस्सा आ ही नहीं रहा जितना गुस्सा बाकी लोग चाह रहे हैं आपसे कि आपको आ जाए, आपको नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी मॉरल सेंस डेवलप्ड है और आपको सीधे सीधे मॉरल इमोरल का फैसला करने की जल्दबाजी नहीं है,
आप गहरे पक्षों को देख के विनम्र फैसला करने में समर्थ हो चुके हैं। समझ रहे हैं ये बात? बहुत रोचक बात है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारने से पहले उनके पैर छुए थे। आप उस व्यक्ति की दुविधा को देखिए। वो महात्मा गांधी का बहुत सम्मान भी करता था। वो मानता था कि महात्मा गांधी एक शानदार और महान इंसान है और ऐसा इंसान हजारों सालों में एक बार होता है, वो ये मानता था। और उतनी ही शिद्दत से या उससे ज्यादा शिद्दत से ये भी मानता था कि इनके कुछ फैसलों ने भारत के हिंदू समाज को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है और उसको लगता था कि हिंदू समाज की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है, उसकी और उसके जैसे कई लोगों की जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उसने फैसला किया कि मैं महात्मा गांधी की हत्या करूंगा, पर हत्या करने से पहले उनके पैर छुए। आप इन दुविधाओं का स्तर देखिए क्या होता है कि मुझे आपकी हत्या भी करनी है, पर मैं कैसे भूल जाऊं कि मैं आपके सामने बहुत छोटा हूं, आपके पैर कैसे नहीं छूंगा। तो एनलाइटेंड कॉन्शियस में क्या होता है कि बहुत विरोधी किस्म की चीजें भी ना मर्ज हो जाती हैं, बैलेंस में आ जाती हैं और एक खास अंतर्दृष्टि विकसित होती है, इनसाइट डेवलप हो जाती है, जिसको मैं मॉरल सेंस कह के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बात समझ में आ रही? अब अगर किसी मामले में कॉन्शियस एनलाइटेंड नहीं है, यानी कि इग्नोरेंट है, अप्रबुद्ध है, तो ये अप्रबुद्ध होने की स्थिति दो प्रकार की हो सकती है। एक तो हो सकता है कि आपकी इग्नोरेंस विंसिबल हो और एक हो सकता है कि इनविंसिबल इग्नोरेंस हो। विंसिबल का मतलब होता है जिसे जीता जा सके या जिसे हराया जा सके। मतलब विंसिबल इग्नोरेंस यानी पराजेय अप्रबुद्धता, और एक होती है इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब जिसको हराया नहीं जा सकता, अपराजेय। अजेय भी हो सकता है, ठीक बात है, अजेय भी हो सकता है। अपराजेय अप्रबुद्धता या अजेय अप्रबुद्धता, ऐसा कुछ भी शब्द इस्तेमाल कर लें। तो जो इग्नोरेंस है किसी मामले में, जैसे मान लीजिए कोई मुझसे पूछे कि भाई सीएए का समर्थन करें या विरोध करें, आप क्या करते हैं? मैं कहूंगा कि मैं अभी इस मामले में इनलाइटेंड नहीं हूं, मैं भी इस मामले में इग्नोरेंट हूं, क्योंकि जितना पढ़ने के बाद इस पर बात करनी चाहिए उतना मैंने पढ़ा नहीं है और बिना पढ़े बकवास करने का फायदा। तो मैं कहूंगा कि मैं इग्नोरेंट हूं, इसलिए मेरी अंतरात्मा स्पष्ट निर्णय देने में असमर्थ है इस समय। पर ये जो अज्ञानता है या अप्रबुद्धता है, ये पराजय है या अपराजय है? पराजय है। अगर मुझे ऐसा संकट आई है, जैसे मेरे सामने को संकट आई नहीं रहा अभी तक, मेरे ऐसे दोस्त ऐसे परिचित है नहीं जो मुझसे हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे, बताओ इसमें अभी क्या राय है, वो दिक्कत नहीं है। मैं बिना राय बनाए काम चला पा रहा हूँ, ह्यूरिस्टिक। जब मैं काम चला पा रहा हूँ तो काम चल रहा है मेरा। लेकिन अगर ऐसी मजबूरी हो जाए कि मुझे किसी ऐसे स्थान पर इस पर अपनी राय देनी ही पड़े जो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, जो बाद में कोट किया जा सकता है कि आपने ऐसा कहा था, तो मैं सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में आ जाऊंगा और फिर मैं उस पर जितना अध्ययन सामग्री उसको ठीक से खंगालूंगा, पढ़ूंगा, रिसर्च करूंगा और उसके बाद उस पर नैतिक या अनैतिक क्या है अपनी राय स्पष्ट कर दूंगा। तो किसी विषय पर मैं नैतिक अनैतिक निर्णय नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने अब तक उस पर पढ़ाई नहीं की है, तो ये विंसिबल इग्नोरेंस है, इसे जीता जा सकता है। और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हमें रिसर्च कर लेनी चाहिए या फैक्ट्स इकट्ठे करने चाहिए, आर्गुमेंट्स देख लेने चाहिए। तो रिसर्च, फैक्ट्स, आर्गुमेंट्स, इनको इकट्ठा करना चाहिए ताकि हमारी एक सुचिंतित राय उस मुद्दे पर बन जाए। और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसपे इग्नोरेंस तो है किंतु वो इनविंसिबल इग्नोरेंस है, जिसे आप किसी भी स्थिति में हरा ही नहीं सकते। जैसे यदि कोई आपसे पूछ ले कि क्या ईश्वर नैतिक है और कहे कि आपको इसके बारे में एक भाषण देना है और उसके बाद 50 विद्वान आपसे सवाल पूछेंगे, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप कंक्लूसिव तरीके से कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि तर्कशास्त्र की इतनी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसमें सुकरात वुकरात का जो ज्ञान बीच में आता है, उसके जो संवाद बीच में आते हैं, डिबेट्स बीच में आती है ना, वो दिमाग को हिला देती है एकदम। तो ईश्वर से जुड़ा कोई प्रश्न है, इस पर हम सब इग्नोरेंट हैं। ईश्वर है या नहीं, हम सब इग्नोरेंट हैं। ईश्वर नैतिक है या नहीं तो बात की बात है, पहले है या नहीं यही नहीं पता है। और मैंने आपसे कई बार कहा, आप कितना भी साबित कर लीजिए, साबित होगा नहीं कि ईश्वर है। और जेएनयू वाले कितना भी ताकत लगा लें, ये साबित नहीं कर पाएंगे कि ईश्वर नहीं है। कुल मिला के एक गप है। आपको अपनी गप प्यारी है, हमें अपनी गप प्यारी है। आप कहो मैं मानता हूं कि ईश्वर है, आपकी गप आपको मुबारक हो। कोई कहे कि मैं मानता हूं ईश्वर नहीं है, तो आप कहिए आपकी गप आपको मुबारक हो। सबकी अपनी अपनी गप है, हैप्पी गप। तो गप मारो, मस्त रहो, दावा नहीं कर सकते। और इसलिए कोई आपसे कहे थोड़ा पढ़ के बताओ, रिसर्च करके बताओ, तथ्य ढूंढो, तर्क ढूंढो और फाइनली बता दो ईश्वर को मानना नैतिक है या नहीं, तुरंत हाथ जोड़ लेना, कीन्ह दूरित दंड प्रणाम हो। उसको कहना कि भाई इस मामले में कितनी भी ताकत लगा के निश्चित राय बन नहीं पाएगी, अंतरात्मा हमेशा संशय में ही रहेगी। ये इनविंसिबल इग्नोरेंस का एग्जाम्पल है। बात स्पष्ट हो गई पूरी तरह से? चलिए, अब अंतरात्मा के बारे में प्रयोग ये जो प्रकार से सारे पढ़ने के बाद अब एक प्रश्न बनता है कि एक सिविल सर्वेंट को इसके प्रयोग में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो हेडिंग बनाइए, सिविल सेवक अंतरात्मा का प्रयोग कैसे करे। हाँ, धीरे धीरे रिसर्च करने से, अगर 50-50 है ना, तो कई बार ज्यादा पढ़ने से, चीजों को जानने से क्लैरिटी बढ़ जाती है। एक तरीका ये भी होता है। जैसे दो लोगों में से एक को चुनना है, दोनों बराबर टक्कर दे रहे हैं, रिसर्च कीजिए थोड़ी सी उनके बारे में। रिसर्च से कुछ राज खुलेंगे, फिर मामला 80-20 हो जाएगा। सिविल सेवक अपनी कॉन्शियस का प्रयोग कैसे करे, उसमें क्या सावधानियां बरते, ये प्रश्न है। अंतरात्मा के प्रयोग में सावधानियां।
देखो, सावधानी है कुल मिला के 3 तरह की इस मामले में मानी जाती है। एक तो ये कि कहाँ इसका प्रयोग करना है, कहाँ नहीं करना है। ठीक, तो पहली बात, प्रयोग कहाँ करें और कहाँ ना करें। दूसरी बात, प्रयोग कब करें। कहाँ और कब एक जैसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर दोनों में आ जाएगा। और तीसरी बात, प्रयोग से पहले अंतरात्मा को कैसा बनाएं। ठीक है, इस 3 में सारी की सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। देखो, सिविल सर्वेंट को अंतरात्मा का प्रयोग करने का स्कोप बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। आमतौर पर हर चीज के नियम लिखे होते हैं, आपको नियमों से ही काम करना होता है। अंतरात्मा का प्रयोग आपको करना है केवल ऐसी जगहों पर, जैसे नंबर 1, जहां घोषित रूप से विवेकाधीन शक्ति दी गई हो, डिस्क्रिशन दी गई हो, घोषित रूप से डिस्क्रिशन दी गई हो। यहां तो करना ही पड़ता है अंतरात्मा का प्रयोग। जैसे मान लीजिए आप नए नए सिविल सर्वेंट बने हैं। सिविल सर्वेंट बनने में मजा ये कि आप पहले दिन से अपने ऑफिस के मुखिया बन जाते हैं, एकदम बॉस बन के जाएंगे पहले दिन। और वहां 10, 20, 25, 50 लोग सर 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 सर, मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर करके बोलते हैं। लड़कियों को बोलते हैं मैडम सर या केवल सर। मैडम का रिवाज नहीं है। मैडम का मतलब सर की पत्नी। इससे कोई महिला अगर खुद बॉस बन गया तो बोलते हैं मैडम सर या सिर्फ सर, और वो सर के हस्बैंड सर, ऐसे। इस बात से आपको अच्छा लगा, खराब लगा? खराब है, बुरी बात है, लेकिन चलता वैसे ही प्रशासन में। हाँ, ऐसे जनाब जनाब, वहाँ जनाब चलता है, जनाब। पुलिस वाले जनाब बोलते ज़्यादा। तो पहली स्थिति ये सोच के देखिए कि डिस्कशन क्या है। जैसे मान लीजिए आप बॉस बन गए, ऑफिस के रूल्स होते हैं, रूल्स आपने पढ़े और उसमें लिखा हुआ है यदि कोई आपका मातहत कर्मचारी छुट्टी मांगे सीएल, तो सीएल को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार ऑफिस के प्रमुख के पास होगा। और फिर लिखा यदि कोई ईएल मांगे तो ईएल को सैंक्शन करना है या नहीं करना है, इसका अधिकार इस अधिकारी के पास होगा। वो सब लिखे हुए रूल्स लिखे हुए हैं। और मान लीजिए उस रूल्स के तहत एक प्रसंग में लिखा हुआ है कि आपके सबऑर्डिनेट्स की ईएल सैंक्शन करने का अधिकार आपके पास है, और किसी ने आपके पास भेजा कि मुझे अर्जित अवकाश चाहिए इस तारीख से इस तारीख तक, कुल 20 दिनों का अर्जित अवकाश चाहिए। अब नियम में साफ साफ लिखा है कि ये आपकी डिस्क्रिशन है, आप चाहें तो दें, चाहें तो ना दें। अब क्योंकि डिस्क्रिशन है तो अंततः इसमें आपकी अंतरात्मा ही काम करेगी। आपको महसूस करना होगा कि ये व्यक्ति छुट्टी का प्रयोग ठीक वजह से मांग रहा है या गलत तरीके से मांग रहा है। उस समय ऑफिस का काम कितना होगा, उतना काम आराम से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसे छुट्टी दे दूं, उसके बाद 3 लोग और मांगे, ऑफिस का काम फंस जाए। अंततः आपको अपनी समझ से जो लगे आप वो फैसला करेंगे और उसकी अवकाश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। इस पर कभी कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये घोषित रूप से आपकी डिस्क्रिप्शन है। हाँ, इससे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। आपका जूनियर कह सकता है कि सर आपने उसको छुट्टी दे दी थी, मुझे ही नहीं देते हैं, मुझसे ही अपना जाते हैं। इसका प्रयोग भी रीजनेबल तरीके से करना चाहिए। जहां डिस्क्रिप्शन दी हो वहां भी कोशिश कीजिए कि रीजनेबल तरीके से ही करें। यदि आप किसी को हाँ बोल रहे हैं, किसी को ना बोल रहे हैं, तो दोनों स्थितियों में आपके पास पर्याप्त कारण होने चाहिए। आप समझा सकें कि भाई तुझे नहीं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके पीछे ये वजह है, अगर ये वजह ना होती तो मैं तुझे भी हाँ ही कहता। ठीक। दूसरी स्थिति है वो डिस्कशन जो घोषित रूप से नहीं है किंतु डिस्कशन बन जाती है। उसे प्रशासन में कहते हैं ग्रे एरिया। और ग्रे एरिया के लिए आप कह सकते हैं ऐसा कोई क्षेत्र जहां अस्पष्टता हो। अस्पष्ट क्षेत्र यानी जहां क्लियर नहीं है कि नियम क्या है, कानून क्या है, जहां कोई कानून, संविधान, कानून, नियम या विनियम आपकी मदद कर नहीं पा रहा। और मैंने आपसे पहले कहा था कि जहां संविधान हेल्प ना करे, कानून हेल्प ना करे, रूल्स हेल्प ना करें, रेगुलेशंस हेल्प ना करें, प्रेसिडेंट्स हेल्प ना करें, वहां एक ही रास्ता बचता है, अपनी अंतरात्मा। तो अंतरात्मा वहीं आएगी जहां डिस्क्रिप्शन होगी या जहां ग्रे एरिया होगा। ग्रे एरिया कहां कहां होता है? पहला हो सकता है कोई नई स्थिति आ गई है जो स्थिति आज तक आई ही नहीं थी। ऐसी स्थिति जो आज तक आई ही नहीं, अचानक सामने आ गई। अब इस स्थिति में क्या फैसला किया जाए, ये कौन तय करेगा? जैसे एक एग्जांपल लेके चलिए कि जिस समय भारत में पहली बार HIV का ज्ञान होना शुरू हुआ कि एक बीमारी हो सकती है किसी को, तभी नैतिक दुविधा सरकार में लंबे समय तक रही कि HIV ग्रस्त सरकारी कर्मियों के साथ हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए और निजता के अधिकार में और जीवन के अधिकार में हम कैसे बैलेंस करें। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है बड़ा अच्छा सा। सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो पार्टीज होती है उनका नाम X और Y लिखा होता है जानबूझ के, जहां उनको निजता मेंटेन करनी होती है, तो उन केसेस में भी उनका नाम XY कर देते हैं। तो वो जो केस है वो मिस्टर X और मिस Y का केस है। केस ये है कि हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में एक सरकारी कर्मचारी था जिसको अपने ऑफिस के किसी दूसरे व्यक्ति के इलाज के लिए भेजा गया चेन्नई। उसकी तबीयत खराब थी, संकट में था, उसको लेके जाना है इलाज करवाने के लिए, उसको भेजा गया, साथ में गया, उसका इलाज करवाने लगा। जब इलाज हो रहा था तो डॉक्टर्स ने कहा कि ब्लड की जरूरत पड़ेगी, क्या आप ब्लड देंगे? तो उसने कहा मैं जरूर दूंगा, ब्लड मैं हटा करता हूँ, इसलिए ब्लड दे सकूँ उसके लिए। तो उसका टेस्ट हुआ और टेस्ट में निकला HIV पॉजिटिव। अब संकट हो गया कि जो व्यक्ति साथ में आया था वो तो HIV पॉजिटिव है, उसका ब्लड कैसे ले? तो नहीं लिया।
बातचीत में पता लगा कि उस व्यक्ति का विवाह होने वाला है जो एचआईवी पॉजिटिव है, उसके बारे में। और क्योंकि वो व्यक्ति लंबे समय तक दोस्त के साथ वहां रहा, तो उसकी वुड बी वाइफ इसलिए उससे मिलने आ गई कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो मैं हेल्प कर सकूं, इस भाव से वो भी वहां पहुंची फ्लाइट से कि मैं कोई हेल्प करनी हो तो मैं कर सकूं। वहां गई तो उस डॉक्टर से उसका आमना सामना हो गया जिस डॉक्टर ने रिपोर्ट बनाई थी कि एचआईवी पॉजिटिव है। उस महिला को कुछ नहीं पता था। डॉक्टर को दुविधा ये थी कि वो उसे बताए या ना बताए। भाई बताए तो संकट, निजता का संकट, ना बताए इस महिला का जीवन का संकट है। तो फाइनली उसने उस महिला को बता दिया कि देखिए आपके वुड बी हस्बैंड को एचआईवी पॉजिटिव है और ये मैं आपको मानवीय नैतिक आधार पर बता रहा, ठीक समझा, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो जैसा कि उस महिला के लिए स्वाभाविक था, उसने विवाह से मना कर दिया। उस आदमी ने डॉक्टर पे केस कर दिया। किसने बताया कैसे? अगर ना बताता मेरे कार्ड छप चुके थे, शादी हो जाती मेरी। इस डॉक्टर की वजह से मेरा जीवन खराब हुआ और मेरा निजता का अधिकार का हनन हो गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट ऐसी मामलों के लिए बना है। सुप्रीम कोर्ट जज बैठे थे, आओ जरा ऐसे बात करेंगे, उनको बड़ा मतलब नए सिद्धांत गढ़ने में बड़ा मजा आता है उनको ना। परंतु में उन्होंने उस डॉक्टर के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि कोई ऐसा कानून या नियम नहीं है जो डॉक्टर को यह कहे कि एचआईवी पॉजिटिव होने की जानकारी उसके संबंधी को नहीं देनी है। सामान्य मामलों में निजता है, किंतु यहां दुविधा यह है कि जानकारी नहीं देने से किसी का जीवन फंस सकता है। ऐसी स्थिति में नहीं बताना भी तो एक अपराध था। बताना इसके लिए अपराध है, नहीं बताना उसके लिए अपराध है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में यह मानेंगे कि डॉक्टर ने सही किया है बताकर। हाँ, किसी और को बताएगा तो अपराध है। एचआईवी पीड़ित व्यक्ति को निजता का यह अधिकार होना चाहिए कि यूं ही किसी को ना बताया जाए, किंतु उसकी वजह से जिसका जीवन खत्म हो सकता है उसको ना बताया जाए, यह अधिकार उसको नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? नई स्थिति आ गई और नई स्थिति में आपको अपनी डिस्क्रिप्शन का, अपनी कंसाइंस का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा कोई ऐसी स्थिति जिसका स्पष्ट उल्लेख कहीं कानून या नियम में नहीं है। नई स्थिति नहीं है, ऐसा होता रहता है, किंतु उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है कहीं भी, तो बीच का छोटा सा एरिया है तो उसमें लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं। ऐसी कोई स्थिति है। तीसरी स्थिति हो सकती है कि कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसे मान लीजिए कि दो हाई कोर्ट्स के निर्णय हैं, एक हाई कोर्ट दूसरा हाई कोर्ट, और दोनों हाई कोर्ट के निर्णयों में विरोध की स्थिति है। सवाल है कि किसी तीसरे राज्य के सरकारी कर्मचारी उनमें से किसकी बात माने। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए पटना हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और दूसरा कोई हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने दूसरा फैसला दिया। एक ही मामले में विरोधी फैसले दिए। तो महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला मानना जरूरी है, बिहार में पटना हाई कोर्ट का फैसला मानना जरूरी है, किंतु उत्तर प्रदेश की स्थिति में कोई सरकारी कर्मचारी इनमें से कौन सा फैसला माने? दुविधा है। नहीं, कोई भी मान सकता है। तो उसके पास चॉइस है, ये मान ले या ये मान ले। और जैसे ये चॉइस आ गई, इसका मेरा डिस्कशन आ गया, विवेकाधीन शक्ति आ गई। तो जहां नियम है किंतु नियमों में या उनकी व्याख्याओं में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वहां भी वो स्थिति आएगी जहां आपको डिस्कशन से फैसला करना पड़ेगा। चौथा, जहां कोई प्रेसिडेंट भी ना हो, पूर्व उदाहरण भी नहीं है, या तो नई स्थिति है या उल्लेख नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कॉन्ट्रेरी जजमेंट एक साथ मिल गए हैं, कोई लिखित नियम नहीं है। ये सारी स्थितियां मिलाकर एक ऐसी स्थिति में ले जाएंगी जहां अंततः आपको अपनी विवेक शक्ति से ही फैसला करना पड़ेगा और उसी को हम कहेंगे कि एक कंसाइंस का प्रयोग करने का सही समय आ गया है। स्पष्ट हुआ? प्रयोग कब करें? पहली बात, अगर आपकी कंसाइंस डाउटफुल है या प्रोबेबल है या सर्टेन है, इनमें से कौन सी स्थिति में धूमधाम से प्रयोग करना है? तो सर्टेन है तो लिखो धूमधाम से प्रयोग करें। मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप लिख के बता देना धूमधाम से प्रयोग करें, है ना? मतलब खुल के प्रयोग कीजिए। अगर आप क्लियर हैं, सर्टेन हैं, तो धूमधाम से प्रयोग कीजिए। अगर प्रोबेबल हैं तो बहुत महत्वपूर्ण मसले पर फैसला ना करें, सामान्य मसलों पर फैसला कर सकते हैं। तो प्रोबेबल कंसाइंस की स्थिति में साधारण मामला है तो कर लीजिए, नीतिगत मामला है तो बचना चाहिए, रुक जाना चाहिए, सलाह ले लो बाकी लोगों से और सारे उपाय कर लो, उसके बाद मजबूरी में ही करो। और डाउटफुल है तो क्या करना चाहिए? जहां तक संभव हो रुकना चाहिए। संभव ही नहीं है फिर तो अलग बात है, फिर क्या कर सकते हैं? जहां तक संभव हो वहां तक रुक जाना चाहिए, क्योंकि आपकी कंसाइंस से लिया गया फैसला अंत में जब फाइल खुलेगी तो जवाब आपको देने पड़ेंगे। तब आप ये नहीं कहेंगे मेरी अंतरात्मा जाग गई थी उस दिन, फिर वो सुला देंगे उसको सही रूप से। तो जवाब क्योंकि अंत में आपको ही देना है, इसलिए डाउटफुल कंसाइंस से तो रुक जाना चाहिए। अंतिम बात, अगर अंतरात्मा का प्रयोग करना है तो उससे पहले कैसा बनाएं? तो उसका उत्तर है उसको एनलाइटन्ड करना, उसको प्रबुद्ध बनाना या उसका प्रशिक्षण देना। अंतरात्मा को प्रशिक्षण दें ताकि वो क्या बन जाए? एनलाइटन्ड कंसाइंस बन जाए। ये प्रशिक्षण कैसे दिया जाएगा जी? तो इनका सवाल है कि एनलाइटन्ड कंसाइंस और इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या संबंध है या क्या अंतर है? मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का संबंध नैतिकता से अनिवार्यता नहीं होता है, एनलाइटन्ड कंसाइंस का संबंध नैतिकता से अनिवार्यता होता है। तो मैं ये कहूंगा कि यदि इमोशनल इंटेलिजेंस हो और नैतिकता के क्षेत्र में ही उसका प्रयोग किया जाए तो एनलाइटन्ड कंसाइंस जैसी स्थिति बननी चाहिए।
मैंने आपसे कहा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस वाला आदमी बहुत घाघ और कमीना भी हो सकता है। वो अपनी उस क्षमता का दुरुपयोग कर सकता है, दूसरे व्यक्तियों का मिसयूज कर सकता है, ऑब्जेक्टिफाई कर सकता है। और जिस व्यक्ति की कंसाइंस एनलाइटेंड होगी वो किसी व्यक्ति का मिसयूज नहीं करेगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस अगर शराफत के साथ किसी के अंदर है तो आप कह सकते हैं कि उसकी कंसाइंस एनलाइटेंड किस्म की है। मतलब तुरंत मैं इतना ही सोच पा रहा हूँ, थोड़ा और सोचेंगे तो कुछ और लिंक मिलेंगे, लेकिन बेसिक लिंक ये तो आप मान ही सकते हैं। ठीक है, चलो। तो अपनी कंसाइंस को एनलाइटन करना हमारी जिम्मेदारी है सिविल सर्वेंट के तौर पे। और प्रशिक्षण कैसे देना है उसको? इसका एक तरीका होता है पढ़ाई। पढ़ाई किस चीज की? पढ़ाई सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की, फिर जो संबद्ध कानून है, आप जिस विभाग में काम करते हैं उस विभाग से जुड़े हुए जो मूल कानून है उनको ठीक से पढ़ना चाहिए। उन कानूनों के साथ साथ जो जजमेंट्स आए हैं अब तक उससे संबंधित, उन जजमेंट्स को ठीक से पढ़िए। फिर जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण मामले आए हैं सरकार के पास, सरकार के अधिकारियों ने क्या क्या फैसले किए, और फैसले से पहले नोटिंग सेक्शन में क्या लिखा, क्योंकि नोटिंग सेक्शन में उसकी रीजनिंग लिखी होती है, पूरी उसका तर्क लिखा होता है। तो प्रेसिडेंट्स का जो नोटिंग सेक्शन है उसमें क्या तर्क दिया गया उसको ठीक से पढ़िए। जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको ठीक से पढ़िए। और केवल ये सब नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट के सबसे अच्छे जज वो माने जाते हैं जिन्होंने इन सब के साथ एक चीज पढ़ी हो, जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है न्याय का दर्शन। इसलिए सबसे अच्छे जजेस अपने फैसलों में बहुत सारे दार्शनिकों को कोट करते हैं। कोई हीगल को लाएगा, कोई मार्क्स को लाएगा, कांट को लाएगा। और भारतीय माइंडसेट वाले होते हैं, भारत के दो दर्शन, एक न्याय दर्शन, एक मीमांसा दर्शन। इन लोगों ने लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में इतना काम किया है कि न्याय और मीमांसा दर्शन को कोट करके इतने सारे जजेस ने अपने फैसले दिए कि वो बहुत रोचक तरीका है बात करने का। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि अभी कंसाइंस एनलाइटेंड हो तो पढ़ाई केवल संविधान, रूल्स, रेगुलेशंस नहीं, साथ में फिलोसफी की। फिलोसफी मतलब सारी नहीं, जो बेसिक फिलोसफी आपको पता होनी चाहिए वो फिलोसफी। समाज की जानकारी, सोशियोलॉजी का इतना पता होना ही चाहिए कि आप अपने समाज को ठीक से समझ सकें। बेसिक साइकोलॉजी, किसी मनुष्य को समझना हो इतना पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत इतिहास पता हो देश का, थोड़ा साहित्य पढ़ा हो। तो ये सब चीजें जीवन भर पढ़ते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि एक बार सिलेक्शन हो जाए सारी किताबों में आग लगा दूंगा, एक ही बार में धुआं कर दूंगा, हमेशा के लिए जंजाल खत्म कर दूंगा। इस भाव से पढ़ेंगे छाती पे पत्थर रख के ना तो उसे मजा नहीं है। आईएएस बन जाना काफी नहीं है। आईएएस बनने के बाद सबसे शानदार आईएएस भी तो बनना है। सबसे शानदार आईएएस बनने के लिए आपकी कंसाइंस को एनलाइटन करना होगा। और एनलाइटनमेंट एक स्थिति नहीं है, एक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। और वो प्रक्रिया चलाने का तरीका है कि इन सब चीजों को ठीक से पढ़ें। और इसके अलावा अच्छी संगति, गुड कंपनी, ऐसे लोगों की संगति में ज्यादा से ज्यादा रहिए जिनकी कंसाइंस एनलाइटेंड हो, जो आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कुछ चीजें समझा सकें, कई केसेस का रेफरेंस दे सकें। और इस प्रकार धीरे धीरे सब कुछ होएगा, एनलाइटन हो जाएगी कंसाइंस। कल इसको पूरा करेंगे।